ये जितना आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो बातें हम आज सुनते हैं, ये उस समय में पढ़ता था। जब आप कुछ किए हुए हैं, आप कुछ जानते हैं, तब आप जब किसी को बताते हैं, उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है और आप कोई निर्णय ले रहे हैं। उस निर्णय को सही साबित करने का दबाव आपके ऊपर है। सपोज कोई बच्चा 10th में है, वो चाहता है कि हमारा एक बी ऑप्शन भी रेडी रहे एंड नाउ आई वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी आल्सो। साइंस एंड टेक जैसा हमारा सब्जेक्ट है यूपीएससी में, आर्ट साइड वाले बच्चों को थोड़ा पिकअप करने में थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, और जबकि टेक्निकल बच्चों को आर्ट्स के सब्जेक्ट इजीली पिकअप हो जाता है। यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट बन गया, ऐसा इकोसिस्टम बन गया कि आप पहली बार में तो आप हो ही नहीं सकते। 2, 3, 4 अटेम्प्ट तो लगने ही लगने हैं। एआई को आप यूपीएससी प्रिपरेशन में किस तरह से देखते हैं सर? सर जैसे अभी हमारा 2026 का 24 मई को एग्जाम है और अब हमारे पास 80 to 90 डेज लगभग बचे हैं। कोई भी बात मेरी अपनी बात नहीं, सारी बातें या तो यूपीएससी की रिपोर्ट से मैंने ली हैं या यूपीएससी के नोटिफिकेशन से या पुराने पेपर से। और यही कारण है कि मेरा रास्ता इतना छोटा और आसान। यहाँ पर मैं एक लाइन और भी बोलना चाहूंगी, जो बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी यूपीएससी से रिलेटेड पूछना है, सर से बात करनी है, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम सर से कनेक्ट करा देंगे आपको। सो आज हम एक ऐसे फैमिली के एक ऐसे मेंबर के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी जैसे मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम को क्रैक किया, एंड ना कि केवल क्रैक किया, उसके बाद उन्होंने अपने गाइडेंस से अपने सारे भाई बहन, तीनों भाई बहन को गाइड किया, और आज की डेट में सभी आईएएस आईपीएस है। सो वेलकम योगेश सर। थैंक यू मैम। सर मैं आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि आपका बचपन से लेके एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक आपकी किस तरह से जर्नी रही है। आप बचपन में कैसे थे, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई, एंड किस तरह से आप यूपीएससी फील्ड में आए बाद में? हम लोगों का जन्म प्रतापगढ़ जिला है उत्तर प्रदेश में, उसी का एक छोटा सा कस्बा है लालगंज झारा, वहाँ पे जन्म हुआ हम लोगों का। वहीं पे शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई, शुरुआती क्या 12वीं कक्षा तक हम लोग वहीं पे पढ़े। उसके बाद मैंने बीटेक किया है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, प्रयागराज से। कंप्यूटर साइंस में मेरा बीटेक हुआ। बीटेक के बाद मैं कॉलेज में कैंपस के माध्यम से ही मेरा प्लेसमेंट हो गया और मैं करीब 4 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा। कौन सी ब्रांच थी सर? कंप्यूटर साइंस? मैं कंप्यूटर साइंस। अच्छा। और ये जितना आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो बातें हम आज सुनते हैं, ये उस समय में पढ़ता था। अच्छा मतलब उस अच्छा। समय में हम लोग की पढ़ाई इसमें जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना तब भी प्रोग्रामिंग के अलावा भी इस विषय में मेरी रुचि थी। मैं इस विषय में टॉपर था। अच्छा अच्छा। तो मैं कुछ करना चाह रहा था, लेकिन किस्मत का चक्र ऐसा था, वैसा घूमा उस दौरान कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा की ओर अपना रुख करना पड़ा और मैं इसमें आ गया। तो सर जब आप नोएडा में थे ना सर, जब आपने अपनी जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपने कब सोचा कि मुझे यूपीएससी की तरफ आना है? लाइक आपकी ऑलरेडी सिस्टर्स प्रिपेयर कर रही थी जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर में थी, तो आपको क्या लगा कि मतलब क्यों जाना है यूपीएससी फील्ड में? मेरी जो बहनें यहाँ पे तैयारी कर रही थीं, दरअसल वो बहुत ही मेहनत करती थी, लेकिन वो रिजल्ट नहीं पा रही थी जिसकी उनको तलाश थी, जिस वजह से वो यहाँ पे रहती थी। और उन्हीं को देख के, उनकी लगातार असफलता, उससे जो जनित फ्रस्ट्रेशन है, उसको देख के फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं ये करूँगा। अच्छा, मैं ये क्यों करूँगा? क्योंकि मुझे मालूम है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सफलता के क्या मेथड्स हैं, क्या फॉर्मूले हैं, किस हिसाब से आप काम करेंगे तब आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस वजह से मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और ये एग्ज़ाम स्वयं देने का निर्णय किया। क्योंकि यदि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी विषय पर आप किसी को लेक्चर देते हैं, प्रवचन जिसको कहते हैं, वो देते हैं, तो उस लोगों पे उसका असर नहीं होता। आपने बहुत पुरानी कहानियाँ सुनी होंगी। ये कहानी गौतम बुद्ध के रूप में भी आती है, गांधी के रूप में भी आती है कि एक माँ एक बच्चे को लेके गई कि मेरा बेटा चीनी बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है, तो इसको बोल दीजिए आप नहीं खाएगा। तो उनका 1 हफ्ते बाद लेके आना। तो जब 1 हफ्ते बाद वो लेके आते हैं, बुद्ध भी यही बोलते हैं, गांधी भी यही बोलते हैं कि बेटा चीनी मत खाओ, बहुत नुकसान करती है। तो माँ कहती है यही बात है, आप 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे, आप हमको 2 बार क्यों आपने परेशान किया? तो उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते पहले मैं खुद खाता था। अच्छा, खुद खाता तो मैं कैसे? तो पहले मैंने खुद छोड़ा है, तब मैं आज इस बच्चे को वो लेक्चर। तो जब आप कुछ किए हुए हैं, आप कुछ जानते हैं, तब आप जब किसी को बताते हैं, उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले मैं एग्जाम मैं स्वयं दूंगा, मैं स्वयं देखूंगा कि सफलता कैसे मिलती है, तब मैं दूसरों को बताऊंगा, आप किसी को गाइड करेंगे एंड मेंटरशिप वगैरह करेंगे। तो सर जैसे कि आपकी दोनों सिस्टर ओल्ड राजेंद्र नगर में ऑलरेडी थी, एंड आपका छोटा ब्रदर आई थिंक तब वो बीटेक कर रहे होंगे शायद, एंड लेकिन जब आपने घर में ये बताया कि अब आप भी यूपीएससी फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपके फादर का क्या रिएक्शन था कि ऑलरेडी 2 लड़कियां हैं एंड आप एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं? तो आपको इनसिक्योरिटी नहीं आई कि अगर 1% नहीं हुआ, जैसा कि इनका अभी नहीं हो रहा है सिलेक्शन, और अच्छी खासी जॉब है, और ये जो एक फाइन लाइन है डिसीजन लेना
और जो जॉब छोड़ना बहुत मुश्किल है सर। बहुत सारे लोग बहुत सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे या जॉब के साथ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो आपने कैसे सोचा कि मैं ये रिज़ाइन करूं एंड देन हम शुरुआत करें यूपीएससी का? ये फैमिली का देखें तो निश्चित रूप से सपोर्ट नहीं था, क्योंकि ऐसे निर्णयों में कोई भी हाँ, परिवार या कोई माता-पिता सपोर्ट बिल्कुल नहीं सर, करते, क्योंकि बहुत क्योंकि अनसर्टेन हाँ, एग्ज़ाम है। क्योंकि वे अपने बच्चों के भविष्य में अनिश्चितता आते हुए नहीं देखना चाहते। हुँ। कोई इतना बड़ा रिस्क वो अपने हाँ। बच्चों को लेते हुए हाँ, देखना हाँ, नहीं हाँ, चाहते। हाँ, हाँ। इस वजह से इतना सपोर्ट नहीं था। हाँ। और जो आपने कहा है कि एक रिस्क, एक हुँ। अनसर्टेनिटी निश्चित रूप से रहती है। हुँ। और ये मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, अगर आप मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है और आप कोई निर्णय ले रहे हैं, हुँ। तो उस निर्णय को सही साबित करने का दबाव आपके ऊपर है। आप इससे हुँ। बच नहीं सकते, आप इससे हट नहीं सकते। एक बार आपके माता-पिता ने आपको पढ़ाई करा दी, आपने कहीं ठीक-ठाक आपको नौकरी लग गई, या वो उन्होंने आपका मन था, आपकी तैयारी करा दी। उसके बाद अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं, तो आप उसकी ज़िम्मेदारी से उसके आप लिए बच नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही हैं। हाँ, उसका दबाव हुँ। होगा, होना ही चाहिए। वो मेरे ऊपर भी था। और चूँकि मैं नौकरी छोड़ के आया था, तो जैसे आप नौकरी में रहते हैं, तो आपकी एक जीवन शैली रहती हाँ, है और हाँ। एक सैलरी आती हाँ, रहती है, हाँ, हाँ। जो कि हम सबसे लोगों के लिए बहुत जी, जी, महत्वपूर्ण जी। 2 टॉपिक हैं। जी, जी, जी। और अगर सैलरी आना बंद हो जाए, तो ऑटोमेटिक हाँ। एक प्रेशर रहता है, जी, तो जी, वो जी। प्रेशर भी था मेरे ऊपर। हाँ। उस प्रेशर ने भी बहुत मदद किया इस हुँ। पूरे साइकिल से जल्दी निकलने के लिए। हुँ। क्योंकि उस टाइम पे तो कोई भी किसी की भी सैलरी नहीं आ रही थी, क्योंकि दोनों सिस्टर स्टडी कर रही थी जी। एंड ब्रदर भी स्टडी कर रहा था जी, जी। एंड आप जो अर्निंग कर रहे थे वो भी छोड़ रहे थे। तो फादर सर आपके फादर क्या करते हैं, मतलब किस पोस्ट पे थे? वो आपने सुना होगा, ग्रामीण बैंकें हुँ, होती हुँ। हैं हुँ, देश हुँ। के कई हुँ। हिस्सों में। हुँ, हुँ। तो वो एक ग्रामीण बैंक थी प्रतापगढ़ में, हुँ। उसमें मैनेजर थे। हुँ, अभी हुँ। तो वो रिटायर हो गए, उस हुँ, समय हुँ। वो उसमें अच्छा, कार्यरत थे। तो एक तरीके से ये बहुत बर्डन भी ऐसा, चारों बच्चों का एकदम पीक चल रहा हो और पीक पे खर्चा, वो भी ओआरएन जैसी जगह का जी। खर्चा उठाना, तो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। और फिर उस टाइम पर जब आप आए तो आपकी सिस्टर्स का क्या था कि आप कैसे आना चाह रहे हैं और आप किस तरह से, अभी हमसे तो हो नहीं रहा है तो आप क्यों इसमें, तो ये आपका कैसा रहा कि आपने कैसे सोचा कि आप कुछ अलग तरीके से इस एग्ज़ाम को देखेंगे एंड देन समझेंगे, देन इसको कन्वर्ट करेंगे रिजल्ट में, एंड जबकि आपकी ऑलरेडी 2 सिस्टर्स उसमें ऑलरेडी कर रही थी? आपका जो पूरी बात है उसमें 2-3 पॉइंट आए, जी, उसमें मैं जी। सब मैं बताना चाहूँगा धीरे-धीरे। क्योंकि मेरी 3 साढ़े 3 साल की नौकरी हो गई थी हाँ। और सॉफ्टवेयर में पैकेज अच्छे रहते थे, हुँ, हमारा हमारा हुँ, अच्छा कॉलेज था, हुँ, अच्छा पैकेज मिलता हुँ, था। हुँ, हुँ, तो ठीक पैकेज था, तो हुँ, मैंने, और बहुत खर्च नहीं था नोएडा में, हुँ, तो अच्छा पैसा मैंने सेविंग सेव कर कर लिया। ले, अच्छा, ठीक तो है। एक बफर था, जी, जी, जी। जो कि थोड़ा-सा हाँ, कुशन का काम करता हाँ, था हाँ, उस समय। हाँ, हाँ, हाँ। बहनों का निश्चित रूप से सपोर्ट मेंटली नहीं था, क्योंकि हाँ। उनको पता था कि ये तो बहुत ही रिस्की फील्ड हुँ, है जहाँ पे हम हुँ, ऑलरेडी हैं, हुँ, हुँ, और हुँ, अगर एक और आदमी आ रहा है, तो हुँ। आप रिस्क को ट्रिप्लिकेट कर रहे हैं। हाँ। दूसरा, यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड मैंने उस समय भी देखा, अभी भी मैं देखता हूँ कि जो लोग 2-3 साल या 4 साल तैयारी कर लेते हैं, हुँ, हुँ। वे नई तैयारी करने वाले के मुकाबले भी अपने आप को श्रेष्ठता समझते हैं। हाँ, उनको लगता है आपको आता ही क्या है, हाँ, हम आप आपसे तो अभी सुपीरियर अभी है अभी अभी। आपको जुम्मा-जुम्मा आप बिगिनर हाँ। हैं। आप तो नए-नए हाँ जी, हाँ वो जी, हाँ जी। बने हैं। जी, जी सर। नया-नया आपने वो उठाया है बीड़ा। हाँ, हम हाँ। तो बहुत सालों से इसमें हाँ, लगे हुए, हाँ। तो वो ये भी फैक्टर हाँ, रहता है हाँ, यहाँ पे। हाँ। तो वो भी मुझको एकदम न्यूकमर की तरह जी, देखती जी, थी। जी, जी। और जो तीसरा आपका पॉइंट है कि कैसे मेरे मन में ये बात है, देखिए, जो हाँ, जो लोग बीटेक की पढ़ाई किए हैं हाँ। या कर रहे हुँ, होंगे, हुँ। या पढ़ाई करके नौकरी भी करे, हम लोगों का पूरा जो एजुकेशन है बीटेक हुँ, की, हुँ। वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। हुँ, हुँ, हुँ। बीटेक, देखिए, एक साइंस है और हुँ, एक हुँ, इंजीनियरिंग है। हुँ। साइंस उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, हुँ, हुँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हुँ, मैथमेटिक्स का। हुँ। इंजीनियरिंग अप्लाइड पार्ट है। हाँ। सपोज़ कोई भी प्रॉब्लम है, हुँ, हुँ, हुँ। मशीन है हुँ, और लोगों को कोई प्रॉब्लम है, तो हुँ। उसका कैसे टेक्निकली, टेक्नोलॉजिकली एक सॉल्यूशन प्रेज़ेंट किया जाए। हुँ, हुँ, हुँ। बीटेक का अप्रोच यही है, हुँ, 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 हुँ। सॉल्यूशन ओरिएंटेड या हुँ। रिज़ल्ट हुँ, ओरिएंटेड। हुँ, कोई हुँ। भी समस्या है, उसका कैसे हम लोग रिज़ल्ट आएँगे, हाँ, कैसे एक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल यही सर। अप्रोच है। हुँ, हुँ, हुँ। और चूँकि बाय एजुकेशन हम लोग वैसे हो गए, हुँ, कोई भी हुँ। समस्या है, उसका कैसे उसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन निकाला जाए। निकालना है कि, और आपने ये भी देखा होगा कि आखिर प्रॉब्लम मतलब ये हो रहा है कि 2-3 साल हो गए हैं उनको, तो एग्ज़ैक्टली इसमें प्रॉब्लम क्या है कि क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा है रिज़ल्ट तक? हाँ, हाँ। एंड देन यू केम टू ओआरएन। तो सर आप ओआरएन में ही रहते थे? ओल्ड राजेंद्र नगर में नहीं, रहते नहीं, थे? मैं नोएडा में रहता था, क्योंकि अच्छा। मैंने यहाँ का माहौल देखा। यहाँ पे कई बच्चों से मैंने जो, और हाँ, देर मैं हाँ, उनसे बात करता था, तो यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। और हाँ, मैं चूँकि नोएडा में ऑलरेडी सेटल था, 2-3 हाँ। साल से वहाँ रहता था, जी, जी, फ्लैट था, जी। मेरे फ्लैटमेट्स थे वहाँ पे, जी, जी, तो जी। मुझे वहीं अच्छा लगता था। तो बाद सर, में मैं यहाँ पे आ गया था, जी, लेकिन जी। शुरुआती दौर में मैं नोएडा में ही अच्छा, रहता था और नोएडा वहीं में से। रह के ही आपने हाँ, प्रीलिम तक वहीं रह के हाँ, आपने लेकिन वो मैं किया। यहाँ पे आता-जाता था। अच्छा,
कई हाँ। बार मटेरियल देखने के लिए आना पड़ता था, और कई बार मैं एक आने जाने से मुझे यही फ़ायदा होता था कि जब मैं यहाँ पे लोगों को देखता था, उनसे बात करता था, तब मुझे लगता था कि हाँ, मेरे ज्ञान का स्तर तो इनके मुकाबले है ही। हाँ, 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 यदि हाँ, ये बेस्ट जगह पे रह के हाँ, और सो कॉल्ड बेस्ट एजुकेशन लेकर हाँ, ये हाँ, इस प्रकार से इनका स्तर है, हाँ, हाँ। तो तो जो मैं कर रहा हूँ वो हम ठीक है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे हैं। हाँ, थोड़ा-सा मेहनत करके हम हाँ। इनसे बेहतर कर सकते हैं। तो सर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी उसके नहीं, लिए? नहीं। नहीं, कोचिंग नहीं। तो सर आप इस पे आप हमें एक आंसर करिए कि कोचिंग किस लिमिट तक इस फील्ड में या किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए रिक्वायरमेंट है? या स्पेशली यूपीएससी की बात करें तो किस लिमिट तक वो क्या कोचिंग इज लाइक फिक्स है कि आपको लेनी ही चाहिए या आप अपने लेवल से भी मैनेज कर सकते हैं? देखिए, जैसे यूपीएससी में जिनको सेलेक्ट होना है या जो भी इसमें आना चाहते हैं, तो एक एक स्तर, एक लेवल है। इस एग्ज़ाम का एक लेवल है। आपको इस लेवल तक आना है। अब आप चाहे कोचिंग से आएँ, चाहे खुद से पढ़ के आएँ, किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ के आएँ, आपको यहाँ तक आना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आ सकेंगे। कई लोग अकेले नहीं पढ़ पाते, उनके लिए कोचिंग ठीक रहता है। उनको एक पीयर एनवायरनमेंट देता है, एक गाइडिंग एनवायरनमेंट देता है। एक तरीके से एक पुश हो जाता है कि हाँ, हाँ, अगर उनको थोड़ा स्लो स्पीड है, थोड़ा हाँ, फास्ट कर सकते हैं, हाँ, और एक गाइडेंस उनको एक देता है। गाइडेंस हो लेकिन जाता यहाँ पे ज़रूरी ये भी है कि आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं। मतलब ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड वाली स्थिति ना हो जाए कि आप उससे रास्ता पूछ रहे हैं जिसको रास्ता मालूम ही हाँ, नहीं। मालूम ही नहीं है और मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो हाँ, सम टाइम ऐसी तो ही आप चलती हैं। किससे गाइडेंस ले रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं कि कोचिंग करना है तो और आप जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर कटिंग्स देखते होंगे, या जैसे आजकल वेब में, इंटरनेट पे न्यूज़ की कटिंग। ज़्यादातर बच्चों को जो सेलेक्ट हुए आप देखेंगे तो बोल रहे होंगे कि मैंने बिना कोचिंग के हाँ, ये सफलता हाँ, पाई है। हाँ, हाँ, और हाँ, इवन कि मैं कई लोगों को व्यक्तिगत भी जानता हाँ, हूँ, हाँ, हाँ, जो ग्रेजुएशन करते हुए, ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में पढ़ते हुए, या ग्रेजुएशन के चौथे ईयर में, बीटेक फोर्थ ईयर में पढ़ते हुए, निकाल दिया जो कि एग्ज़ाम। एलिजिबिलिटी में जस्ट वो एंटर हाँ, किए जस्ट हैं एंटर किए, और वो यस, यस। क्वालिफाई कर जाते हैं, और फर्दर एक दो और अटेम्प्ट देके और अच्छी अपने और आप अच्छी अपग्रेड कर लेते हैं। बट एक बार तो वो ग्रेजुएशन करते हुए क्वालिफाई कर जा रहे हैं। हुँ, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये जो स्तर था एग्जाम का, उसको उन्होंने अचीव किया, किसी भी तरह अचीव किया। शायद वो तो कोचिंग कभी गए नहीं, क्योंकि स्कूल कॉलेज या अपने कॉलेज ही जाते रहे। तो आवश्यक है, पीयर प्रेशर आपको इससे बनता है, आपको इन्वायरमेंट मिलता है। लेकिन हाँ, सही एक तो जैसे एक कहावत है अंग्रेजी में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन 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 परफेक्ट। परफेक्ट, हाँ। लेकिन सही बात यह है कि करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप राइट, गलत राइट, सलत प्रैक्टिस करेंगे तो राइट, आपको राइट। परफेक्शन की ओर नहीं ले जाएगा, वो आपको इम्परफेक्शन की ओर ले हाँ, जाएगा। तो मतलब जो लोग एक फोबिया बनाया हुआ है कि नहीं हम अगर दिल्ली नहीं जाएंगे तो हमें करेक्ट गाइडेंस नहीं मिल रही है, बिना दिल्ली जाए तो हम इवन प्रीलिम भी नहीं निकाल सकते, वो कम्प्लीटली रॉन्ग है। या हाँ, आप, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप कहीं पर भी हैं एटलीस्ट आप शुरू तो कर सकते हैं। शुरू जी, करने के लिए आप ये मत सोचिए कि आप दिल्ली आएंगे तभी शुरू करेंगे। जब तक आप कोचिंग में एंटर नहीं करते तब तक आप शुरू भी नहीं कर सकते। ऐसा तो कुछ देखिए ना, यंग एज के जो बच्चे हैं जैसे आपने बताया, तो कुछ तो निकाल लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि अपने पेरेंट्स से बोलते हैं हम दिल्ली जाएंगे तभी शुरू करेंगे, तभी वो शुरुआत होगी। सो मुझे लगता है टिल प्रीलिम आप अपने लेवल से चीज़ें शुरू कर सकते हैं, देन आप फर्दर गाइडेंस के लिए आप आ सकते हैं ORN और ले सकते हैं। डिपेंड ऑन योर कैलिबर ऑल्सो कि आप कैसे हैं, जी, मतलब किस तरह का आपका ऑप्शनल है, किस तरह का आपका प्रिपरेशन। जी। तो सर लगभग आप ये कह रहे हैं कि 1 साल में इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है, क्योंकि आपने इसको खुद निकाला है। तो सर आपने ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर किया? आपका प्रीलिम्स तक जर्नी कैसा रहा? मतलब क्या आपने सारी चीज़ें डन कर ली थी, जितना स्टैटिक पार्ट है, करंट अफेयर, जिस तरह से बोला जाता है कि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इन है, एंड सीसैट का क्या रोल है सर? जिस समय हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया उस समय सीसैट का पेपर स्कोरिंग था, और उसके मार्क्स जुड़ते थे अच्छा, प्रीलिम्स की ऐड होते फाइनल थे। मेरिट प्रिपेयर होने में। ओके, वो 200 + 200 400 ओके। नंबर का प्रिपेयर होता था। तो हम लोग चूँकि साइंस बैकग्राउंड के थे, तो सीसैट हम लोग के हाँ, लिए ये बहुत प्लस ही अच्छा पॉइंट हो था। गया। हाँ, बहनें मेरी आर्ट्स बैकग्राउंड से थीं, ओके। तो उनके लिए हम लोगों को ख़ास तौर पे मेहनत करनी पड़ी सीसैट को अच्छा करने के लिए, क्योंकि उस समय स्कोरिंग होता था। उस समय क्वालीफाइंग की व्यवस्था नहीं थी कि आपने इतने नंबर 200 में चाहिए, 66 नंबर ला हाँ, लिए हाँ, और आपने हाँ, कर लिया। सिलेक्शन हो उस गया। समय स्कोरिंग था। हुँ, तो वो उनको अच्छा कराना पड़ा। उसके लिए हम लोगों ने ख़ास तौर पे क्लासेस जो दिलवाई। स्टडी मटेरियल हाँ, कराया, हाँ, हाँ, कि अच्छा, प्रिपेयर किया कि आप ठीक इस है, तरह से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ठीक है, ठीक जिससे है। कि आप सीसैट में भी वे लोग जो साइंस बैकग्राउंड के, जो हाँ, बीटेक हाँ, बैकग्राउंड के, हाँ, हाँ, उनसे उनसे कॉम्पिटिटिव आपको अच्छा, हमेशा होना पड़ेगा। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, चाहे ये एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो, आईटी जेईई का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, आपको हमेशा अपने कंटेम्परेरीज़ से कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, और फिर आपको अपना कॉम्पिटिटिव एज ढूँढना पड़ेगा। उनसे थोड़ा-सा बेहतर करना होगा।
ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो सर जब आपका प्रीलिम हो गया तब आपने अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन शुरू करी? हाँ, उस समय एक एडवांटेज ये भी रहता था कि पूरा पैटर्न बदला था। 2013-14 में यूपीएससी ने पूरा मेंस का पैटर्न बदल दिया। तो पैटर्न बदलने के साथ एक और उन्हें एडवांटेज उस साल ये मिला कि प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम में 6 महीने का अंतर अच्छा, गैप काफी रहता था। ज्यादा अब तो था। 3 महीने का हाँ, होने अब तो लगा। 3 महीने का गैप तो 6 महीने का समय था, काफ़ी समय भी मिला। उस दौरान मुझे फिर अपना ऑप्शनल डिसाइड करना था। तब मैंने अपना ऑप्शनल डिसाइड किया। अल्टीमेटली मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज़ किया। अच्छा, लेकिन निर्णय मैंने उसी समय लिया। अच्छा, देन आपने आपका प्रीलिम भी हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेंस और सारा कुछ सारा डन किया। सो सर जब आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी तब और सिस्टर ने सीरियस लेना शुरू कर दिया होगा आपको कि तो आपको अपनी प्रिपरेशन उनकी प्रिपरेशन में डिफरेंस क्या लगा कि आपने कुछ अलग किया है और वो कुछ और अलग कर रहे थे? और ये तमाम जो खास तौर पे मैं देखता हूँ आर्ट्स के बच्चे हैं, वे आयामी है, जिसको बोलते हैं मल्टी फेसेट। वे एक चीज़ के तमाम आयाम देखते हैं। हम लोग जो हैं वो हम लोग एक आयाम देखते हैं, वन एट ए टाइम। अगर आज इस समय इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो बस हमारा यही एक प्रोजेक्ट है। हमको इसके अलावा किसी विषय से हमको कोई मतलब नहीं है, किसी इसका हमारा कोई और इंटरप्रिटेशन नहीं। हमको बस एक सूत्री हमारा कार्यक्रम है, बस इसको किसी प्रकार से कंप्लीट करना। जैसे उदाहरण, मान लीजिए मुझको पॉलिटी पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट सभी को पढ़ने हैं, ठीक है, तो मुझे पढ़ना है तो मैं अभी पॉलिटी ही पढ़ूंगा, पढ़ता रहूंगा जब तक पॉलिटी खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन अन्य बच्चों को आप देखें, वे एक ही दिन में पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ ले रहे हैं, थोड़ा करंट अफेयर भी कर लेते राइटिंग भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। जी जी। अब इसमें लोग पूछते हैं भाई अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे तो कैसे करंट कर रहे हैं। तो उस समय भी कंपाइलेशन आने लगे थे करंट अफेयर के, तो महीने के शुरुआत के 3-4 दिन में सिर्फ वही पढ़ता था। अच्छा, लगातार पढ़ते थे? लगातार। हाँ, उसमें क्या हुआ कि पिछले महीने का पूरा करंट का काम आपका 3-4 दिन हो गया, लेकिन बस उसके बाद आप फ्री। तो आप डेली जो करंट अफेयर लोग पढ़ते हैं उससे आप फ्री हो गए। हाँ, अच्छा, फिर आप अपना जो भी सब्जेक्ट चाहें उसको पढ़ें, बचे हुए 25 दिन 24 दिन जो भी आप वो पढ़िए। तो ये हमारी अप्रोच और उनकी अप्रोच में अंतर। फिर जब हम लोग सेलेक्ट हो गए तो फिर ठीक है, फिर तो वंस यू आर सिलेक्टेड यू आर अप्रूव्ड बाय कमीशन। यस सर। तो मुझे ये जानना था मतलब बेसिकली कि जो टेक्निकल माइंडसेट रखते हैं बच्चे, जैसे कि अगर हम जब इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं और हम एक दिन का डैफ देखते हैं तो सपोज 12 कैंडिडेट्स शेड्यूल हुए हैं एंड 12 में हम देखते हैं कि मोर देन 5 IITN हैं या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट से हैं, NITs के हैं या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। सो क्या ये भी है कि उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता है दैन कंपेयर टू आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए और उनके लिए थोड़ा इजी है यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करना? बिल्कुल, आप डेटा देख लीजिए ना, जो फाइनल रिकमेंडेड लिस्ट है आप उसको उठा के और उनके एजुकेशन बैकग्राउंड को चेक करेंगे तो आपको ज़्यादातर लोग बीटेक के वहाँ दिखेंगे, क्योंकि उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है और वो मेहनत है उनके अंदर। उनको पता है कि रिजल्ट मुझको इतने नंबर लाने हैं, ये रिजल्ट लाना है और उसके बाद मुझे फिर कुछ नहीं देखना है, फिर मुझे करना है। सो आपकी तरफ से सर एडवाइस क्या रहेगा? सपोज कोई बच्चा 10th में है और वो चाहता है कि हमारा एक बी ऑप्शन भी रेडी रहे एंड नाउ आई वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी आल्सो। सो आप उसको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि पहले एक प्रोफेशनल डिग्री ले तभी आए या बीए और एमए भी चल जाएगा? अभी तो देखिए बीए और एमए भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप बीए करते हुए एक अच्छा गाइडेंस ले लें। देखिए अल्टीमेटली आपका किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से अगर मेंटल ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है तो आप उसी सब्जेक्ट के किसी गाइड को पकड़ लीजिए, किसी टीचर को पकड़ लीजिए, उसके संपर्क में रहिए, उसके काम करने के तरीके को समझिए, तो आपका मेंटल बेंड वैसा हो जाएगा। क्योंकि पढ़ने का कोर्स मटेरियल तो वही। हाँ, ठीक है, मतलब तो अलाइन हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन और जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उधर, नहीं तो आपके लिए अगेन एक डिफरेंट ये होगा। लेकिन सर जैसे साइंस एंड टेक जैसा हमारा सब्जेक्ट है यूपीएससी में, तो आर्ट साइड वाले बच्चों को थोड़ा पिकअप करने में थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है और जबकि टेक्निकल बच्चों को आर्ट्स के सब्जेक्ट ईजिली पिकअप हो जाते हैं, तो इसमें वो कैसे मैनेज करें? जो साइंस टेक जो तो यूपीएससी में आता है वो तो साइंस वालों बच्चों के लिए भी पकड़ना मुश्किल रहता है, क्योंकि इतना ट्रेडिशनल साइंस जिसको प्योर साइंस कहते हैं वहाँ से यूपीएससी जनरली अपने क्वेश्चंस उठाता है। जितना पढ़ के समझना आसान है, लेकिन जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कई बार वो हम लोगों के लिए भी एकदम ऐसा हो जाता है कि कहाँ से आया। अब एंड मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड इन करके मिक्स करके उनके क्वेश्चंस रहते हैं। करंट अफेयर खुद में एक बहुत ही वास्ट फैला हुआ सब्जेक्ट है, तो वो कहाँ से आ जाता है, ये बीटेक वाले या जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी उसको कई बार नहीं समझ पाते। और देखिए नहीं समझ में पाते तो उसको बिल्कुल वो ईगो पे नहीं लेते,
वे उसको छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं। हाँ, ठीक है। क्योंकि आप पूरे एग्जाम का प्रारूप देखेंगी तो उसमें वो ये नहीं कहता कभी किसी भी स्टेज पे कि आपको किस क्वेश्चन में या किस सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले। सिर्फ एक ही बात पूछी जाती है कि आपको ओवरऑल कितने नंबर मिले। जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में कठिन प्रश्न भी पूछे जाते हैं, सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और जब मेरिट बनती है तो कहीं पे ये नहीं काउंट होता कि आपने सरल वाले प्रश्न से 2 नंबर ले आए आप या कठिन वाले से ले, आपने के नंबर आए, आप भाई एलिजिबल हैं, आप आ जाइए, आप मेंस लिखिए। कठिन सरल का कोई है, मतलब सेक्शनल नहीं है, सब्जेक्ट वाइज नहीं है कट ऑफ। मेंस में आप देखें वो ये नहीं पूछेगा कि आपको GS 1 में कितने मिले, 2 में कितने मिले, आपको एथिक्स में नंबर ठीक मिले कि नहीं, तब आप इंटरव्यू देने ना। ओवरऑल आपका समेशन, आपका जो भी स्ट्रांग पार्ट है आप उस पे खेल लीजिए। हाँ, समेशन कर लेगा सारे नंबरों का, सबका योग करेगा, जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसको बोलेगा भाई आप इंटरव्यू देने आ जाइए। फिर दोनों को ऐड करेगा और जिसके ज्यादा होंगे उनका वो सरकार को बोलेगा कि भाई इनके नाम हम रिकमेंड कर रहे हैं। सो सर, जैसे आपने 2014 में ये एग्ज़ाम दिया था एंड क्वालिफाई किया था सर, सो 2014 से और अभी तक आप बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड कर चुके हैं और कर रहे हैं सर। सो आपको क्या लगता है कि तब के पैटर्न में, तब के जो ये जो पेपर आ रहा है और अभी के पेपर में कुछ डिफरेंस है या ऑलमोस्ट सेम है, या किस तरह से चेंजेस आए हैं 25 तक की? हाँ, मैं कोई चेंज इसमें नहीं देखता कि एग्ज़ाम हमेशा उसी तरह से रहता है, कठिन रहता है। जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे स्थितियाँ बदलती हैं, यूपीएससी के अंदर जो लोग बैठे हैं उसी को देखते हुए भी पेपर बदलते रहते हैं। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बात करी, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आपको अपने कंटेम्प्रेरीज को से थोड़ा सा जैसे अगर अभी आप पीछे जाए, अगर आप पेपर देखती होंगी और आप या जो भी जिसको सुन रहे होंगे और पेपर देखें, आप 1995 का पेपर उठाइए, 2005 का पेपर उठाइए, आपको लगेगा कि ये तो कितना आसान पेपर है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंगल लाइन के क्वेश्चन है, एक एक शब्द के ऑप्शन है और उसमें बता देना है कि ये ABCD में से कौन सा सही है। और बताइए उस समय लोग कितना आसान पेपर पास करके और IAS और IPS जो भी बन गए। लेकिन ऐसा नहीं, आप उस समय आप 2005 का पेपर 2025 की क्लैरिटी और विजडम के साथ देख रहे हैं। जी। इसलिए आपको आसान लग रहा है। 2005 का पेपर या 1995 का पेपर 2005 की क्लैरिटी और 1995 की विजडम के साथ देखिए, तब वो कठिन लगेगा। और उस समय जो लोग सिलेक्ट हुए, उन्होंने उस समय के लोगों को पीछे छोड़ा। ठीक है। देखिए, ये हमेशा आपको अपने कंटेम्प्रेरीज से कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो आप 14 में आ गए या 24 में आए या 34 में आएंगे, उस समय जो लोग एग्जाम दे रहे हैं आपको उनको देखना होगा और उनसे बेहतर करना होगा। सो सर, अभी जैसे हमारा नोटिफिकेशन इस बार डिले हुआ, पहले आया देन फिर डिले करके दोबारा आया नोटिफिकेशन, मतलब डिले कर दिया गया था। तो सर 26 में ऐसे क्या चेंजेस आने वाले हैं, एंड 26 में जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट है, और 27 के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे ये नोटिफिकेशन देखा जा रहा है सर? इसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी जैसे नोटिफिकेशन आया है और उसमें तमाम बातें यूपीएससी ने बोली हैं, और ख़ास तौर पे ये डिमांड भी थी एस्पिरेंट्स की तरफ से बहुत पहले से, कि जो भी आप पिछले कई सालों की अगर फाइनल जो लिस्ट है सेलेक्ट लोगों की लिस्ट उठा के देखेंगे, तो उसमें 80 to 85% लोग वही सेलेक्ट हो रहे हैं जो रिपीटेडली सेलेक्ट हो रहे हैं। टॉप रैंक तो एटलीस्ट जो सिविल सेवा परीक्षा में पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, या यूपीएससी द्वारा आयोजित किसी अन्य परीक्षा में सेलेक्ट हो चुके हैं, या स्टेट की किसी परीक्षा में वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, वही लोग पुनः सेलेक्ट हो, चूँकि उनको मालूम है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे उनका उत्तर देना है, क्या करने से हमारा उत्तर बेहतर रिटर्न में भी और ओरल में भी कैसे बेहतर अपीयर होगा, वे सारी चीज़ें जानते हैं, इसीलिए बार बार सेलेक्ट हो रहे हैं। इससे नए बच्चों को बहुत ही कम मौका मिल रहा है। इसको ये चीज़ें बहुत ध्यान में थी, कमीशन के भी, सरकार के भी रही होगी, क्योंकि सरकार की निगाहें सभी चीज़ों पे रहती हैं, कोई भी चीज़ उससे छुपी नहीं। सूनर और लेटर वो एक्ट करने में थोड़ा सा विचार विमर्श हो सकता है, लेट हो सकता है, पर वो सरकार की निगाह में रहती हैं चीज़ें, और वो एक्शन इसीलिए वही आपको दिख रहा है। अटेम्प्ट्स को अब कर्टेल किया जा रहा है। कर्टेल मतलब लॉजिकली तो आप वही जो लीगली अलाउड है 6 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, लेकिन सेलेक्टेड लोगों के लिए अब मौके थोड़े से कम किए जा रहे हैं, या ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आपको फिर से मौका चाहिए, फिर से आपको देना, तो आप पुरानी नौकरी छोड़ दीजिए, ताकि किसी अन्य का उसमें भला हो सके, किसी अन्य का। अब इसमें क्या, लोगों के 6 अटेम्प्ट खत्म हो जा रहे हैं, 12 अटेम्प्ट खत्म हो जा रहे हैं, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा, जबकि वे इक्वली क्वालिफाइड और समटाइम्स मोर क्वालिफाइड। लेकिन तो मतलब ये हुआ कि सर, जैसे सपोज कोई IPS है और अब वो अगला जो यूपीएससी का अटेम्प्ट देगा, तो इधर वो एक अटेम्प्ट दे सकता है, और अगर उसको रूल वाइज 5 और, सपोज वो फर्स्ट में ही सेलेक्ट हो गया IPS है, अगर 5 और IAS के लिए देना है, मान लो उसको लगता है कि सेकंड में मैं नहीं आ पाऊँ, मतलब IAS ना बन पाऊँ, तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। जी।
अच्छा, पहले ये सुविधा थी कि आप उसको होल्ड करते हुए होल्ड करके हाँ, एंड देन या एक बार आप यूएल लेके कई बार आप ट्रेनिंग ज्वाइन करके फिर 2-3 साल बाद दे सकने की सुविधा थी। अब वो सारी सुविधाएं खत्म करके इससे से क्या है, दोनों, एक तो कैंडिडेट का भी भला होगा, देश का भला होगा। यदि आप सेलेक्ट हो गए हैं और आप एक योग्य कैंडिडेट थे, आप सेलेक्ट हो गए, तो अब आप चल के देश की सेवा में अपना योगदान दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। देश का लाभ है इसमें और एंड बच्चों सर का भी लाभ। जो ट्रेनिंग होती है इनकी लबासना में और ये ना, तो ट्रेनिंग पे भी कितना सारा एक्सपेंस होता है। तो जब पहले के बच्चे अभी तक क्या करते थे कि आईआरएस हैं और पूरा सब कुछ ले लिया, ज्वाइनिंग तक ले लिया, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, सब कुछ हो गया एंड देन वो अगेन सेलेक्ट हो गया और फिर ये पूरी ट्रेनिंग का प्रोसेस हाँ, एक तरह से डाइल्यूट लॉस हो में गया, चला एक गया। तरीके से हाँ, लॉस में हो गया। जी। मतलब एक ये भी हमारा एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए एक प्लस पॉइंट है कि हाँ, यूजफुल कैंडिडेट के लिए तो कभी लॉस नहीं होता, क्योंकि जो भी आप ट्रेनिंग करेंगे उसका वो आपके व्यक्तित्व हाँ, में कहीं ना कैंडिडेट कहीं के लिए समा नहीं, जाएगी ट्रेनिंग, बिल्कुल और बिल्कुल आपको वो इवॉल्व करेगी। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, सरकार के सरकार पर्सपेक्टिव के से देखें तो पर्सपेक्टिव से आपका एक व्यक्ति को हाँ, आपने एक ट्रेन रिसोर्स किया, को आपने खो दिया काइंड हाँ, ऑफ ना। आपने ट्रेन किया, जी आपने जी उसको उसकी ट्रेनिंग में एक्सपेंडिचर किया और उसके बाद वो छोड़ के स्विच कर गए। तब ये थोड़ा सा सरकार के, और इसीलिए ये सारी, ये देखिए विन विन सिचुएशन है, कैंडिडेट के लिए भी, हाँ गवर्नमेंट के लिए भी, और सिलेक्टेड ऑफिसर। तो सर जैसे जो फ्रेशर्स हैं, है ना, तो जैसे कि सपोज करिए 900 वैकेंसी आई, सो अराउंड मतलब आपके अकॉर्डिंगली कितने सेलेक्टेड लोग फिर से अपीयर होते थे? अराउंड 200 to 300 हर साल जो नहीं नहीं ऑलरेडी नहीं नहीं, सेलेक्टेड है? अगर मान लीजिए 900 की लिस्ट आई है, उसमें से 600-700 लोग फिर से अपीयर होते थे। ओह, आप देखें बाई रूल, हाँ जो हाँ हाँ, आईएएस में सेलेक्ट हो गए और जो फॉरेन सर्विस में सेलेक्ट हो गए, आईएफएस जिसको बोलते हैं, हम्म ये दो लोग परीक्षा पुनः नहीं दे सकते। ठीक है, बाकी सभी हाँ हाँ, अगर उनके पास अटेम्प्ट है, लीगली अवेलेबल अटेम्प्ट्स हैं, तो वो रीअपीयर करते ही करते हैं। फिर तो एक बड़ा नंबर वो कैप्चर करते आए जी जी, और मतलब। इसमें मैं आपको एक और डेटा, जो तथ्य हैं वो बताता हूँ। जैसे जी मान लीजिए 2026 का एग्ज़ाम होगा, 2025 का रिजल्ट आएगा, मान लीजिए 1000 लोग सेलेक्ट हो गए, अब उसमें से 200 लोग निकलेंगे, लेकिन 800 लोग फिर से एग्ज़ाम देंगे। ऐसे ही पिछले साल जो लोग हुए होंगे, जो या तो इस साल रीसेलेक्ट हो रहे होंगे या इस साल प्रीलिम्स या मेंस में उनका नहीं हुआ होगा, वे लोग भी एग्ज़ाम देंगे। इसी तरह से 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में, आप समझिए कि ये सिलसिला कब से चला आ रहा होगा, जब वो सारे लोग, तो आप जब जिस भी साल आप कोई भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहा है, तो प्रीलिम्स उसके का लिए एग्ज़ाम, बेसिकली मतलब अगर हम फाइनल लिस्ट देखें तो बेसिकली उसके बाद 200 to 300 सीट्स आर अवेलेबल फॉर जनरल, मतलब इन नहीं, जनरल। इससे भी कठिन स्थिति है। मान लीजिए कोई ओके, आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जा हाँ रहे जी, हैं, जिस एग्ज़ाम के थ्रू 12-13 हज़ार लोग मेंस लिखेंगे, आप ये समझिए उस एग्ज़ाम को देने वाले कम से कम 40,000 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जीवन में कभी न कभी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का मेंस लिख चुके हैं। वो 40,000। हाँ, क्योंकि जो मैं नंबर बता रही हूँ उसमें तो मैंने सेलेक्टेड की बात करी हाँ, कि अभी किसी ना सेलेक्टेड है। किसी हाँ, अभी तो आप उसमें। उनको देखें जिन्होंने इंटरव्यू दिया और हाँ हाँ इंटरव्यू में हाँ, नहीं हुआ, वे जी भी जी, फिर से आएंगे। हाँ 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 जिन्होंने मेंस दिया, उनका मेंस हाँ, में नहीं हुआ, लेकिन वो फिर से एग्ज़ाम देंगे। देखिए, मेंस लिखना भी एक बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रीलिम्स बिल्कुल क्वालीफाई करना बहुत आसान नहीं है काम है। बिल्कुल बिल्कुल तो जिसने बिल्कुल। मेंस लिखा है, और जो कि 13-13 हज़ार लोग मेंस लिख रहे हैं, तो अगर आप ये डेटा देखेंगे तो सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा का मेंस लिखे हुए 40,000 लोग आपके साथ ऑलमोस्ट। हाँ, तो उनसे फाइट करना तो ये हाँ, मतलब यहाँ पे एकदम ही। हालांकि अगर कई लोग इसको देख रहे होंगे तो मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें कई बार डेटा डुप्लीकेशन भी होगा, कुछ डेटा डुप्लीकेशन। और हालांकि ये पूरा डेटा 45,000 बैठता है, लेकिन मैं डेटा डुप्लीकेशन भी होगा इसमें, तो उनको हटा के मैं मानता हूँ कि 40,000। और मान लीजिए 35,000 लोग भी आपके साथ वो एग्जाम लिख रहे हैं, जिसमें कि सिर्फ 13,000 लोग मेंस लिखेंगे। तो आप समझिए कि जो पहली बार एग्जाम लिख रहा है उसके लिए कितना डिफिकल्ट है इसमें डिफिकल्ट इन होना। जी। ओके, और अगर आप कोई भी ईयर की फाइनल लिस्ट उठा के देखेंगे तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है 100 लोग ऐसे होते होंगे जो पहली बार सेलेक्ट हुए, और 20 से 25 ऐसे कैंडिडेट होते होंगे जो पहले अटेम्प्ट में पहली बार सेलेक्ट हुए। इतनी इस एग्जाम की कठिनता इतना है। बहुत बहुत एक कहते हैं ना, बहुत बहुत लेस नंबर है दैन हाँ, कंपेयर टू जितने एप्लीकेशन आते हैं, तो उनकी तो इसीलिए यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट बन गया, ऐसा इकोसिस्टम बन गया है कि आप पहली बार में तो आप हो ही नहीं सकते, हाँ हाँ 2-3-4 अटेम्प्ट तो हाँ लगने ही हाँ लगने हाँ हैं। हाँ, तो ये एक बहुत जनरलाइज दे दिया कि हाँ अभी तो गए ही हो, अभी तो समझोगे। हाँ, यही वो है वजह ना, जिसके लिए मैंने बताया कि जब मैं तैयारी करना शुरू करते हैं जो कैंडिडेट, तो उनको पुराने कैंडिडेट उनको यही समझते यहाँ अभी पर भी तो आए हो। हाँ हाँ नौसिखिया माना जाता हाँ है हाँ कि अभी अभी तो तुम आए हो। हाँ 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 तो ये कारण यही है हाँ उसका। हाँ हाँ तो सरकार ने कुछ हद तक उसका भी हाँ, निवारण बहुत करने का प्रयास स्ट्रीमलाइन किया है, यूपीएससी करने ने जो की, अच्छा ड्यूटी, और ये सभी के लिए सभी फायदेमंद, के लिए फायदेमंद। जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं। अब देखिए क्या है, अभी जो माहौल चल रहा है, आप एआई का समिट भी अभी देखा होगा चल रहा है। एआई का जो इम्पैक्ट है ये हमारी इंडस्ट्री, मतलब मैं सॉफ्टवेयर था तो मैं उसको बार बार हमारी इंडस्ट्री जी बोलता जी हूँ, जी, हमारे
कार्य पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा या पढ़ने वाला है, जी जी जी। बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हाँ हैं, हाँ। उनके लिए ये आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग है इंडस्ट्री में। बहुत संभावनाएं या कहें आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि किस तरह से एआई उनकी जॉब्स को इम्पैक्ट हाँ, करेगा। इम्पैक्ट करेगा। इंडिया में आईटी और हाँ। आईटीईएस मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज दोनों का अच्छा खासा मैन पावर है, वर्कफोर्स है यहाँ। तो अब ये लोग इससे प्रभावित होंगे तो उनके लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर वे लोग उनमें से कोई भी जो इधर इंक्लाइंड है और इंटरेस्टेड करना है, चाहता है, करना चाहते हैं। तो हाँ ये हाँ साल 2026 और अगला साल 2027 जिसमें कि ये हाँ। जो इस बार नोटिफिकेशन में नियम आए ये पूर्णतया लागू हो जाएंगे। हम्म। इनमें भी अभी जो रिलैक्सेशन मिला है वो अगली साल तक के लिए ही मिला है। तो और ग्रुप 26 ए वालों के लिए सर, हाँ है ना? 26 और 27 इसके लिए दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। जो लोग ऑलरेडी सर्विसेज में हैं उनके लिए भी, क्योंकि आगे से ये चीज़ें मुश्किल मुश्किल हो की जाएगी। जाएंगी, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि औरों को भी आपको मौका देना है। उन्हीं की वजह से लोग उस लूप में फंसे हुए हैं, प्रिपरेशन का लूप जिसको हम और बोलते सर हैं। एक ये अच्छी बात भी है कि कुछ चीज़ें ऐसा तो गारंटी तो नहीं है कि आप आईपीएस हैं तो अगली बार आप आईएएस निकाल ही लेंगे। जी जी आप अपने अगले 3 से 4 साल अपने वेस्ट करते हैं लाइफ के, जो ये आप 32 तक करते ही रहते हैं जी। अटेम्प्ट, तो एक आपका क्लियर कट एक वो भी हो गया कि अब नेक्स्ट आप अपनी लाइफ में कुछ और भी सोच सकते हैं, कुछ और अच्छी तरीके से कुछ प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर आपका आईएएस नहीं हुआ और आईपीएस पे हैं तो भी आप आगे जाके डिसीजन, मुझे लगता है ये बहुत और तरीके से भी अच्छा है अदर देन करियर के बहुत अच्छा है। तरीके आप से। ये आपके ये लाइफ का प्राइम टाइम है, हाँ, मतलब मेरा यूथ इज यही प्राइम पॉइंट है टाइम कि एंड यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको कमीशन ने एक बार एलिजिबल, एक बार सुटेबल मान लिया है कि आपको ठीक है भाई आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं और आप आ सकते हैं, आपका नाम रिकमेंड कर दिया गया है, तो यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। अगर आप फिर देर कर रहे हैं तो हाँ, देश क्योंकि के जब लिए आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट दे देखिए, रहे जैसे हैं। मैं खुद भी अब सर्विस में जी आ जी गया हूँ तो मैं जी जी हमेशा कंट्री या गवर्नमेंट उसके पर्सपेक्टिव जी से जी मैं सोचता हूँ, बिल्कुल इसीलिए मैं बिल्कुल। हमेशा मुझको ये वाला जी जी इधर जी का पॉइंट ऑफ हाँ व्यू हाँ दिखता है हाँ। कि भाई आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, ऑब्वियसली। देन यू स्टार्ट एंड यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। तो अब वो आप क्लियर होंगे अपने थॉट्स को लेके, हाँ अदरवाइज अगर आप मल्टीपल टाइम्स आप अटेम्प्ट के बारे में ही, तो कहीं ना कहीं ना फोकस आप इधर कर पा रहे हैं और ना ही फोकस आप उधर कर पा रहे जी होते जी हैं, मतलब पूरी तरह से तो आप इंक्लाइन किधर भी नहीं हो रहे जी होते। जी तो ये एक बहुत अच्छा रिफॉर्म है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जब भी कोई चेंजेस इस तरह का आता है तो ये डिपेंड ऑन स्टूडेंट ऑल्सो कि आप किस तरह इसको कैश करते हैं, जी जी क्योंकि ये हार्डवर्क आपका डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा दैन कम्पेयर टू अदर लास्ट ईयर्स से जो चलता आया है। सो सर अभी जैसे एआई का जिस तरह से इन हो रहा है हर तरीके से, जैसे बच्चे अपना पूरा पूरा टेस्ट पेपर भी चेक कर ले रहे हैं। अच्छा हाँ हमारे यहाँ ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं सर मैम हमने टेस्ट पेपर बना लिया एंड टेस्ट पेपर चेक भी कर लिया। तो इसको सर एआई को आप यूपीएससी प्रिपरेशन में किस तरह से देखते हैं सर, कि जब आप जैसे आपके टाइम पर और हमारे टाइम पर एआई से हम इस तरह से तो यूज़ नहीं करते थे, तो अभी किस तरह से है, जैसे कि कोई भी मान लीजिए GS2 का उनको पेपर बनाना है तो 20 क्वेश्चंस उनको मिल गए, लिख लिया और कॉपी भी चेक हो रहा है उनका उससे, तो क्या ये रियली मतलब एक सब्स्टिट्यूट की तरह वर्क कर रहा है कि जो डिसेंट टीचर्स हैं क्या उनका रिप्लेसमेंट है काइंड ऑफ, या बच्चों को किस तरह से एआई का यूज़ अपनी इस प्रिपरेशन में करना चाहिए? एआई का समझ आपको होगा काफ़ी कुछ, और अभी तो इतना पॉपुलर हो गया है कि सभी लोगों को, खासतौर पे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये करंट अफेयर का सब्जेक्ट भी हो जाएगा, जी जी तो ठीक ठाक समझ होगी। एआई क्या है, वो अभी तक जितना इंटरनेट पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसकी एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, उसमें हाई आईक्यू वाले पर्सन का भी इनपुट है और लो आईक्यू वाले पर्सन का भी इनपुट है, तो वो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, तो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। दूसरा, जैसे सपोज आपने कोई क्वेश्चन पेपर कहीं से आपको मिल गया, आपने कुछ आंसर लिखे और उसको उस जो एआई जनरेटेड आंसर है और जो कि बहुत ही अच्छे दिखते हैं, अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तो अनरियलिस्टिक हैं। हम में से कोई भी शायद जिसका रैंक 1 भी आता होगा वो भी उस तरह के आंसर लिख नहीं सकता जितना अच्छा एआई लिखेगा, करेक्ट क्योंकि उसमें सर। सुपर ब्रेन्स का भी हाँ इनपुट है, हाँ 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 तो हाँ सबका निकाल के उसने लिखा है। जी 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 तो उससे आप कभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आपका जनरेट करेगा और आपको लगातार ये बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन कम है। लेकिन अगर आपने इस बात को समझ लिया कि वहाँ तक तो आप पहुँच नहीं सकते, उससे आप टैली कर सकते हैं, यू कैन टेंड टूवर्ड्स दैट। आप उसे टैली कर सकते हैं कि अभी भी जो बेस्ट आंसर है मैं उससे कितना दूर हूँ, मैं उस तक पहुँचने के लिए क्या कर सकता। हालांकि आप पहुँच कभी नहीं सकते क्योंकि वो
मशीन लर्निंग, बिल्कुल ह्यूमन का बिल्कुल। लर्निंग उतना अभी है ही नहीं जितना वो मशीन लर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर तो आपने उसी सुना होगा तरीके से ह्यूमंस अपने ब्रेन का कितना 8% हाँ कोई कहता हाँ है, हाँ हाँ 5% यूज़ हाँ करते हाँ हैं। हाँ हाँ जब 100% करेंगे तब वैसा हाँ होगा। हाँ 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 अभी तो शायद वो कब अभी आएगा समय टाइम पता नहीं, या जी कैसी टेक्नोलॉजी, अगेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है, जी जी ह्यूमन के जी माध्यम से संभव नहीं। हम लोग चूंकि टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमको मालूम है कि टेक्नोलॉजी, जी जी देखिए जी जो सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोगों को जी मिलता जी है जी या जो हम लोगों की एजुकेशन से हम लोगों जी को जी मिलता है, हमारे यहाँ मतलब साइंस में आप हाँ देखेंगे कि जो स्टडी होती है हम्म वो टाइनीएस्ट पार्टिकल की होगी। हम्म हम्म सबसे छोटे जो एलिमेंट है हम्म उसकी स्टडी की जाएगी हम्म और उसी से कंक्लूजन निकाल के हम्म एकदम जनरलाइज कर दिया हम्म जाएगा। हम्म जैसे आप हम्म जो बायोलॉजिस्ट होगा हम्म वो हाँ मतलब सेल सेल हाँ सेल के उसको अंदर भी हो टेस्ट सकता है, करके जो माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल है उसका वो बिल्कुल स्टडी कर बिल्कुल रहा होगा। बिल्कुल 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 कोई बड़ा व्हेल का स्टडी नहीं कर रहा होगा बायोलॉजी में, हम्म वो एकदम छोटे से। बिल्कुल ऐसे जो बिल्कुल साइंस में फिजिक्स हम्म में स्टडी कर रहा होगा या जो हम्म कंप्यूटर साइंस में स्टडी कर रहा होगा वो हम्म बिल्कुल हम्म जो एक प्रोग्राम होते हैं तो हम्म प्रोग्राम का जो शॉर्टेस्ट हम्म वो होगा पोर्शन उसको स्टडी कर रहा होगा, उससे जो कंक्लूजन निकलेंगे बिल्कुल बिल्कुल उसी को लार्ज लार्ज फ्रेम में इम्प्लीमेंट कर देगा और एकदम बढ़िया निकल आएगा। तो हम लोगों का यही एडवांटेज था। ऐसे ही जब आप कोई भी क्वेश्चन पेपर करें उसको अपने एआई से अगर आप इवेल्युएट कराते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि वो बहुत ही हाँ परफेक्ट है, बहुत ही परफेक्ट है वो उसने हाँ छोटे में मेहनत करके उसको रेप्लिकेट कराया हाँ है। हाँ आप हाँ हम लोग वैसा कर नहीं वैसा पाएंगे। नहीं कर सकते। हाँ ठीक है सर। जैसे एक अभी स्टेटमेंट एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि जो संजीव सर हैं, संजीव सान्याल सर जो पीएम के इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने एक लाइन बोली कि एआई के एरा में यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करना एक तरीके से टाइम वेस्ट है, जो बच्चे इतने इतने ईयर्स दे रहे हैं। तो उसको सर आप किस तरह से देखते हैं, मतलब उनके इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली है कि एआई है तो आप बिजनेस में माइंडसेट अपना यूज़ करिए, अपने ईयर्स ये जो गोल्डन ईयर्स वाई यू आर वेस्टिंग इन डूइंग प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। मैं तो बिल्कुल इससे सहमत रहता हूँ। जी जी ये तो आप लगातार अपना यूथ अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा आप सोसाइटी और गवर्नमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं। बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे वेज तो हैं। ये तो टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम, और आपको मैं नहीं तो लगता कई बार सर हार्श कि होता हूँ क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ जी टाइम। जी जी कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे नोटिफिकेशन में ये आया कि जो उन्होंने अभी बहुत सारे चेंजेस रिफॉर्म्स लाए तो रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, जिस तरह से एज उन्होंने 32 कर रखा है तो 32 ठीक है कि कोई वर्किंग में था उसको बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि मज़ा नहीं आ रहा है इस हमें जॉब में, तो नाउ हमें स्विच करना चाहिए और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और हम कुछ और वर्क करते हैं। देन वो आते हैं 28-29 की एज पर। लेकिन सर एक तरीके से ये तो जो मतलब एक यूथ का जो गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम है कि 24, 25, 26 मैक्स टू मैक्स 27 तक क्लियर हो जाना चाहिए लाइफ में करना क्या है। सो ये 32 ज़्यादा नहीं है, इनको भी एज थोड़ा कम करना चाहिए मतलब इन जनरल। देखिए सरकार के पास इस तरह के इनपुट रहते हैं। अपने देश में बहुत ही पिछड़े इलाके हैं, गांव देहात के बच्चे हैं जिनकी की बहुत लेट में एजुकेशन होती है, बहुत लेट में वो ग्रेजुएट होते हैं। हाँ ये बात भी ठीक हो है। सकता है वो 23, 24, 25 की उम्र तक ग्रेजुएट हो रहे हों, ऐसी भी स्थितियां हैं। इसीलिए आप देखें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी भी व्यवस्थाएं लाई गई कि अगर आपका ग्रेजुएशन ब्रेक हो जाता है, मतलब आपने 1 साल किया और आपको हटना पड़ा मतलब आपकी बाध्यता थी, आपको हटना पड़ा, फिर आप बाद में वहीं से कंटिन्यू कर कंटिन्यू। सकते हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं पहले ही थी। नहीं था, ब्रेक हो गया मतलब अगर कुछ लिमिटेड टाइम होता है शायद 1 या 2 साल में, अगर आपने हाँ, उसको बैक नहीं रिज्यूम किया नहीं कुछ किया तो ऐसा आपका वो लैप्स हो जाता है। हाँ आपको अगर ग्रेजुएशन दोबारा करना है तो करना फिर होगा से करना है। जीरो से। अब गवर्नमेंट उधर अच्छा से भी उसको रिपेयर कर रही है, तो उसके पास सारे इनपुट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, देखिए अगर गवर्नमेंट की नज़र से देखें तो एक भी बच्चा वैसा है तो उसको हाँ उसको अपॉर्चुनिटी चांस देने के देना लिए चाहिए, हमको अपॉर्चुनिटी देना उसको चाहिए। हायर साइड में रखना ही हाँ है, हाँ हाँ क्योंकि हाँ ताकि वो छूटने ना पाए, छूटना ना पाए। एक भी हाँ बच्चे के साथ इनजस्टिस ना हो। गवर्नमेंट का तो ये स्वरूप है, जी जी गवर्नमेंट जी की ये जी पॉलिसी, ये जी फिलॉसफी जी है, जी इसी पे जी गवर्नमेंट चलती है। हाँ जी हाँ जी मौका सबको मिलना हाँ चाहिए, हाँ वो देर आए सवेर आए, अगर वो एलिजिबल है, अगर वो लायक है तो उसको हम्म सरकार की सेवा में आने का, इस सर्विस में आने का पूरा अधिकार है, उसको पूरा अवसर है। तो जी इस वजह से एज हाँ कब गवर्नमेंट कम कर सकेगी या कर सकेगी या नहीं, ये तो गवर्नमेंट के विचार में रहेगा। लेकिन हाँ, नज़र गवर्नमेंट की रहती है हमेशा। लेकिन मैं खुद वैसे बच्चों को जानता जी हूँ जो जी जी बहुत ही लेट शुरू हुआ करते हैं। और हम उन्होंने लोग खुद रिजल्ट्स भी ऐसे दिए हैं। बैकग्राउंड से आए हाँ हैं, हाँ हम लोग खुद बिल्कुल इतने सर पीछे से आए हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल तो सर। अगर आप कहें कि वो 25, 26 या 28 का एज लिमिट होता तो शायद बहुत जल्दी हम लोग बाहर हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। हालांकि बिल्कुल जब आप सेलेक्ट होने वाले लोगों को देखेंगे तो तमाम उसमें आपको कम एज के मिलेंगे, कम एज क्योंकि के में अभी आज कम की एज में आपका ब्रेन शार्प रहता हाँ है, हाँ हाँ आप हाँ बहुत ही अच्छा ग्रैस्प हाँ करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर आपने तैयारी कम की है तो आपके जो ओरिजिनल आइडियाज़ हैं वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं आपके
रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन में जब आप हम्म। ज़्यादा तैयारी करते हैं तो आपका बोरोड जो कंटेंट है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, और बिल्कुल बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे ऐसी व्यवस्था है सर्विसेज के अंदर, ऐसा सिस्टम है कि आप बोरोड कंटेंट को यहाँ ज़्यादा दिन तक वो नहीं कोई कर उसकी पाएंगे। वरीयता हाँ नहीं, हाँ यहाँ हाँ पे तो हाँ ओरिजिनल थॉट चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बोरोड आप तो हाँ इंटरनेट और एआई के ज़माने में बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पड़ा ही बिल्कुल। है। आपका बोरोड तो आप इनोवेशन क्या कहीं है? से भी आपका बस एक थॉट आना चाहिए, उससे रिलेटेड आपको सब मिल जाएगा, बट वो हाँ, थॉट क्रिएट करना अपने आप में एक आर्ट जी, जी, है ना? क्योंकि गूगल पे भी सर्च आप वही करोगे ना जो माइंड में आया होगा जी, ना, नहीं तो गूगल अवेलेबल है, सर्च क्या करेंगे जी, आप? जी, सो सर जैसे एआई है तो एआई का तो हमने अभी देखा कि यूपीएससी प्रिपरेशन में किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये बोलते हैं कि 2035 का जो आईएएस एग्ज़ाम होगा, जो अभी हमारा 26 का एग्ज़ाम है, उसमें क्या-क्या चेंजेस आ चुके होंगे? क्या ये एकदम ट्रेडिशनल पद्धति पे हो जाएगा कि जो आईएएस, आईपीएस करते हैं, आईपीएस नहीं, जो फील्ड जॉब जैसे आईएएस है तो पॉलिसी मेकिंग हुआ या डिसीजन मेकिंग हुआ, तो क्या एआई उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होगी उस टाइम तक? नहीं, नहीं। एआई देखिए, एआई क्या है, वो टूल है। जैसे जी, मान जी। लीजिए आज से 500 साल पहले आदमी बैलगाड़ी से चलता होगा, जी, जी, जी। फिर 200 साल पहले साइकिल से चलने लगा होगा, फिर मोटराइज़्ड साइकिल जिसको हाँ। मोटरसाइकिल कहते हैं, जी, जी, जी। वो आ गया, फिर जी, कारें आ गईं, कारों में भी मॉडल्स आ गए। जी, जी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यात्रा है। आपको हाँ। एक जगह से दूसरी जगह जाना हुँ, है और हुँ। यात्रा के अपने उद्देश्य हैं। हुँ, वो जो मूल उद्देश्य है वो अभी हुँ। भी है। हुँ, हुँ, लोग हुँ। यात्राएँ करते हुँ, हैं हुँ। और यात्राओं का कुछ उद्देश्य है। हुँ, 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 ये हुँ। सब टूल हैं। हाँ, ये सब साइकिल, टूल्स हैं। एक बैलगाड़ी, मीडियम की तरह जो हाँ, आपको ये कनेक्ट कर रहे हैं हाँ, बेसिकली। जी। तो हाँ, जनता का हित किसमें है, ये विचार करने के लिए हाँ, हाँ, ऑफ़िसर्स रहेंगे, हाँ। उनके प्रतिनिधि रहेंगे जी, जनता जी, के। जी। वे सब मिल के इस पे विचार करेंगे कि जी, जी। इसको कैसे किया जाए, हाँ, क्या हाँ। किया जाना आवश्यक है। हुँ, फिर हुँ। कैसे किया जाए, हुँ। इसके लिए हुँ, हुँ। टेक्नोलॉजी, एआई हुँ। इज़ ऑल्सो वन हुँ, टेक्नोलॉजी, हुँ, हुँ। इसकी मदद ली जा सकती है। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। क्या किया जाए, हुँ, हुँ, हुँ। किया जाना चाहिए, चाहिए जैसे उस आपने पे। अभी जो उदाहरण बताया कि हाँ, गूगल हाँ। है, हाँ, हाँ। लेकिन क्या पूछना है क्या उससे, पूछना है? ये विचार बिल्कुल, आपको बिल्कुल। अपने मन में लाना मन में होगा। लाना पड़ेगा और ये इसको गूगल नहीं कोई रिप्लेस बताएगा, नहीं कर सकता, उसको कोई इसको रिप्लेस कोई नहीं। रिप्लेस नहीं कर सकता। जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। सर जैसे अभी हमारा 2026 का 24th मई को एग्ज़ाम है अच्छा। और अब हमारे पास 80 टू 90 डेज़ लगभग-लगभग बचे हैं। तो सर इस पे जो बच्चे फ्रेशर हैं, जिनके लिए सब कुछ कवर करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो इस टाइम सर उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि किस तरह से इन 80 डेज़ को या 2 महीने को यूटिलाइज़ करें? एंड यहाँ पर मैं एक लाइन और भी बोलना चाहूँगी, जो बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी यूपीएससी से रिलेटेड पूछना है, सर से बात करनी है, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम सर से कनेक्ट करा देंगे आपको। तो यस सर, मुझे ये जानना था कि बेसिकली 80 डेज़ को वो किस तरह से यूटिलाइज़ करें, क्योंकि लास्ट तक आपने देखा होगा सर, बहुत सारे बच्चे लास्ट मिनट तक पढ़ते रहते हैं, उनको लगता है ये भी छूट रहा है, मई मंथ का भी मैगजीन कवर कर लो, ये मतलब कुछ छूट ना जाए, बस वो इसी में लगे हुए हैं। क्योंकि जो ओल्ड राजेंद्र नगर में जब आप सिर्फ कहते हैं ना मेट्रो पिलर नंबर 111 से आप सिर्फ अंदर जाइए उस रोड पे, तो इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आप कितना भी ले लें, आपको जब मार्केट विजिट करेंगे तो आपको लगेगा कम है मेरे पास। तो उसको किस तरह से मिनिमाइज करने का एडवाइस करेंगे सर कि कंटेंट कम करिए, रिवाइज ज़्यादा करिए, ये वाला सर? तमाम जगह अपने देश में स्कूली परीक्षाएँ और कॉलेज की परीक्षाएँ होती हैं और तमाम जगह तो मैं देखता हूँ कि ऐसी परीक्षाएँ रहती हैं कि लोग परीक्षा के 1 दिन पहले ही पढ़ते हैं। हाँ। कुछ निश्चित किताबें रहती हैं, बस जी, उसी को जी। पढ़ते हैं और जाके पास हो जाते जी, हैं। जी, जी। क्योंकि उन उन एग्ज़ाम का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास करना है, हाँ। वो डिग्री वाले एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ेल करना है। हुँ, इसमें हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ेल हो जाएँगे, हुँ, बहुत ही कम, हुँ, मुट्ठी भर भी नहीं, चुटकी भर लोग पास हुँ, होंगे। हुँ, हुँ, तो इसका अप्रोच बिल्कुल अलग होगा। हुँ, इसमें आपको कम पढ़ना हुँ, पड़ेगा, हुँ, हुँ, कम से कम, और जो आप पढ़ें, हुँ, उसको इतनी बार पढ़ें कि वो इंटरनलाइज़ हो जाए। हुँ, वो आपके अंदर, आपको याद नहीं रहे, हुँ, वो हुँ, आपके अंदर रहे। हुँ, हुँ, जैसे ही कोई इस बारे में प्रश्न पूछे, कोई हुँ, बात, जैसे हमको कोई एक्ट नहीं करना कि मैं ऐसा हुँ, हूँ, हुँ, हुँ, मेरा हुँ, विचार ऐसा है, मेरा व्यवहार ऐसा है, ऐसा नहीं। आपको उस व्यवहार में ढल जाना है। हुँ, 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 क्योंकि ये एग्ज़ाम देखिए, आप देखें प्रीलिम्स का आपने देखती होंगी, और जो कैंडिडेट हुँ, हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया भी होगा, चाहे प्रीलिम्स को देखें, चाहे मेंस को हुँ, देखें, इंटरव्यू भी एक अलग विधा है। प्रीलिम्स और मेंस को देखें, समय बहुत कम देता है हुँ, सोचने का। हुँ। तभी आप ये देखिए, इंडिया में पहला ऐसा एग्ज़ाम है जो 51-52% पे आप फर्स्ट टॉपर होते हैं हाँ, इंडिया के। समय बहुत कम, मतलब वो आपको सोचने का समय नहीं दे रहा। हुँ, वो हुँ। ये कह रहा है कि जो आप अंदर हैं, वही दिखा वही दीजिए। दिख जाएगा। वो ऐसा ऐसा एग्ज़ाम को हाँ, डिज़ाइन कर दिया है कि जो आप अंदर हैं, हाँ, वही आप हाँ, लिख देंगे, हाँ। वैसे ही आप निर्णय ले लेंगे और वही हुँ, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हुँ, हुँ। और तो वो ज़ा रिफ्लेक्ट तभी होगा जब आपने एन टाइम्स रिवीज़न किया होगा, डिपेंड ऑन। हाँ, मल्टीपल टाइम्स जो हुँ, भी आप पढ़ें, एक एक सोर्स को पकड़ें, उसी को हुँ, बार-बार रिवीज़न करें। हुँ, हुँ, बहुत सारा आप पढ़ेंगे, हुँ, सब में आप सतही ज्ञान आपने सबका अर्जित कर हुँ, लिया, हुँ, गहराई में किसी का ज्ञान आपको नहीं है। हुँ, वहाँ पे जैसे आप जाएँगे, वो हुँ, तुरंत उजागर हो जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ।
और उनका इस एग्ज़ाम का तो कोई उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फेल कर देना। उनको मौका मिल गया, उन्होंने आपको फेल कर दिया। फिर आप कहेंगे मैंने इतना पढ़ाई किया था, मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। कैसे हाँ नहीं हो रहा है? हाँ फिर आप हाँ हाँ फ्रस्ट्रेट। हाँ होंगे। हालाँकि मैं ये भी कहता हूँ कि जो भी पथ से भटक गया है, जो भी हाँ रास्ता भूला है, हाँ मेरे प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर हाँ झूला है। हाँ तो मेरे पास ऐसी व्यवस्था है, हाँ लेकिन हाँ आपको हाँ भटकना नहीं चाहिए। हाँ आप हाँ जब इतने सारे इंटरनेट पे इतने सारे टॉपर लोग बता टॉपर्स। रहे हैं सेम हाँ बातें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको भटकने की कोई आवश्यकता तो नहीं। सर जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी जैसे बच्चे होते हैं जो फ्रेशर की मैं बात कर रही हूँ कि उनके लिए तो फर्स्ट ईयर में सिलेबस पूरा करना ही बड़ा मुश्किल होता है, तो उनको एक गिल्ट रह जाता है, हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि मैम अभी मैंने PYQ अच्छे से नहीं किया, तो मैं क्या PYQ छोड़ के टेस्ट सीरीज़ मार्केट में पहले वो लगा लूँ, या मैंने एक भी टेस्ट नहीं लिखा तो मुझे ये वाला अटेम्प्ट छोड़ देना चाहिए क्या? तो उनके लिए सर क्या है कि क्या ये फिक्स डोजेज़ हैं? जैसे बच्चों ने एक पैटर्न बना लिया है, जैसे एक मील नहीं होता है कि ये बेसिक मील है, इसके साथ ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो उन्होंने बनाया हुआ कि हमारा बेसिक कंटेंट हो गया, अब PYQ चाहिए, चलो PYQ तो चाहिए, ठीक है, टू गेट द टेस्ट ऑफ UPSC, राइट? लेकिन अब जैसे उसके साथ उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ इंस्टीट्यूट है कि अब हमें इनका भी टेस्ट लगाने फुल लेंथ, इनके भी लगाने, इनके भी लगाने, इनके भी लगाने, तो कैसे पॉसिबल है सर? और उनको लगता है ये नहीं करेंगे तो इसके बिना तो हम जा ही नहीं सकते। एक बार को वो कोर सब्जेक्ट छोड़ देंगे, जो कोर पॉलिटी है, कोर इकोनॉमी है, उनको लगेगा ठीक है छोड़ दो, बट टेस्ट नहीं छोड़ना चाहते हैं। सो सर इस पे आप क्या बोलेंगे कि मतलब किस तरह से उनको मूवमेंट करना चाहिए, किस तरह को पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके बाद टाइम बचे तो ये करिए, उसके बाद टाइम बचे तो ये करिए? अगर किसको लगता है कि मेरा पढ़ाई पूरी हो गई है, मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो एक ही इंस्टीट्यूट है जिसका टेस्ट सीरीज मैं मानता हूँ रिलायबल है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है UPSC, जिसको आप बोलते हैं PYQ। हाँ पुराने जी, हाँ दो जी, हाँ जी। 6 साल 7 साल 8 साल जो जी, आपको ठीक जी। लगे उसका पेपर उठा लीजिए, जी, जी। उसी को लगाइए, उसी को बार बार लगाइए। हाँ, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हैं इसमें, उन्हीं माइंड को आप से इंटरेक्ट कर रहे हैं जो हाँ, पुनः आपका पेपर बनाने वाले हैं। हाँ, 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 जो हाँ, इस साल का पेपर हाँ, बनाएंगे, बिल्कुल। आपके पास सामने क्वेश्चन पेपर है, हाँ, क्वेश्चन पेपर हाँ, के पीछे कुछ ब्रेन्स हैं जिनको आप हाँ, देख नहीं सकते, लेकिन वो होंगे, कोई हाँ, तो हाँ, बना रहा होगा। बिल्कुल, इस बिल्कुल। साल का पेपर भी वही लोग, मतलब बिल्कुल, वही एक फ्रेमिंग टीम होगी, करेंगे। उनके पास मेरे ख्याल जी, से कुछ जी। ऐसा मैकेनिज्म होता होगा, हाँ, वही लोग बनाएंगे। जी, तो जी। आपको वही सेम वेवलेंथ पे आप काम कर रहे हैं। हुँ, 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 यहाँ पे क्या है, आप पता नहीं कौन हुँ। बना रहा है। मैं तो हाँ, ज़्यादातर जानता हूँ कि जिनका शायद कोई नहीं हुआ क्वालिफिकेशन नहीं है, हाँ, कोई अ, क्वालिफिकेशन नहीं, वे लोग बना रहे हैं। हुँ, हुँ। तो फिर ठीक है, आप जैसा इनपुट ले रहे प्रैक्टिस हैं वैसा ही करेंगे। आपको आउटपुट, जैसी प्रैक्टिस वही हाँ, प्रैक्टिस हाँ, डजंट हाँ, मेक यू परफेक्ट, करेक्ट हाँ। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। यस, यस, तो आप यस। सोचें कि कोई भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उससे मुझको परफेक्शन आ रहा है, तो ये पूरा हुँ, भ्रम है। हुँ, हुँ, और सही प्रैक्टिस करेंगे, और हुँ, सही प्रैक्टिस आपको देता है PYQ, जिसको हुँ, बोलते हैं UPSC। हुँ, और हमेशा UPSC के पुराने हुँ, पेपर, UPSC का नोटिफिकेशन हुँ, हुँ। और UPSC की हाँ, जो सिलेबस, रिपोर्ट हाँ, रिपोर्ट रिपोर्ट, हाँ। जो लोग पॉलिटी पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि UPSC हर साल एक हुँ, रिपोर्ट बनाता है। हुँ, हुँ, अपने जो कार्य उसने साल भर में किए हुँ, उसको हुँ, प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, और हुँ, प्रेसिडेंट उसको हुँ, दोनों हाउसेज में वो हुँ, रखवाते हैं। हुँ, 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 ये एक हुँ। रूटीन प्रोसेस। अच्छा, और जब वो सदन में अडॉप्ट हो जाती है हुँ, तब वो हुँ, UPSC की वेबसाइट पे भी आ वेबसाइट पे जाती आ है। जाता है। मुझे उम्मीद है कि 99% लोग इस बात को, उनने वो रिपोर्ट देखी नहीं होगी। हाँ। पॉलिटी में पढ़ा अवश्य वेरी, होगा, हाँ, लेकिन वो वेरी न्यू रिपोर्ट उन्होंने पॉइंट देखी सर, नहीं हाँ, होगी, किसी भी नहीं साल देखे। की नहीं देखी होगी। जी, जी, जी। उसमें जब आप जाएँगे तब हुँ, आप देखेंगे सारी ये जो जो बातें मैं बोल रहा था कि आप हाँ, डेटा देखिए कि कौन, हाँ, हाँ, जो हाँ, लोग सेलेक्ट हुए उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड देखिए, हाँ, हाँ, हाँ। उनका एज देखिए, हुँ, हुँ, हुँ। उनका रूरल वर्सेस अर्बन डिवाइड देखिए। हुँ, ये हुँ, सब हुँ। ये सब मैंने वहाँ से देखा है। हुँ, हुँ, तो ये हुँ, कोई भी बात मेरी अपनी बात नहीं हुँ, है, हुँ, सारी हुँ, बातें या तो UPSC की हुँ, रिपोर्ट से मैंने ली हैं, या हुँ, हुँ, UPSC के नोटिफिकेशन से, या हुँ, पुराने पेपर हुँ, से। हुँ, सारे हुँ, मैक्सिमम बातें मेरी वहीं से हैं, और यही कारण है कि हम लोगों का, हुँ, मेरा रास्ता इतना छोटा हुँ, और आसान था। हुँ, हुँ, क्योंकि मैं हुँ। किसी भी बाहरी व्यक्ति से ना मैंने हाँ, बात किया इस बारे में, हाँ, ना मैं कुछ जानता हूँ। हाँ, 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 बस मैं एक ही आदमी को जानता हूँ जिसका नाम है UPSC। हाँ, हाँ, वो जो प्रदान करते हैं मैं बस वही पढ़ता हूँ, और हाँ, फिर परीक्षा देने उन्हीं के पास हाँ, जाता हूँ। और ये हाँ, शायद यही वजह है कि वो पसंद करते होंगे। हाँ। और इसकी वजह से आपने इतने लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करके आपने उसको क्रैक भी किया। जी, जी। नहीं तो एक होता है ना कि एक आइडिया लेना, आपके पास कोई आइडिया नहीं था तब तक क्योंकि यू आर डूइंग जॉब एट दैट जी, टाइम, जी। तो वो एकदम ज़ीरो से एंड देन लास्ट तक आना हाँ, सर। मेरे मन में भी कोई विचार नहीं था हुँ, कभी हुँ। बचपन से भी कि मैं हुँ, इस हुँ। एग्ज़ाम में आऊँगा, इस सेवा में आऊँगा, हुँ, या हुँ। ये मेरा कोई ड्रीम है नहीं। हुँ, और हुँ। मैं जो कार्य कर रहा था इसके पहले, उसमें भी मैं अत्यंत प्रसन्न था। हुँ, 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 हुँ। मुझको वहाँ ही बहुत मज़ा आता था। हाँ, हाँ, क्योंकि वो तभी कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी भी थी जी, जी। कि हमें वो फ़ील्ड पसंद है। जी, पसंद है, वो काम करते थे, हुँ, हुँ, और हुँ, नोएडा में काम करते थे। अच्छी जगह थी, अच्छे लोग थे, अच्छी कंपनी थी, हुँ, हुँ, तो हुँ। मज़ा आता था। लेकिन वही परिस्थितियों से हाँ, इधर आ गए, कभी हाँ, मन में ऐसा स्वप्न नहीं था। हाँ, हाँ, हाँ।
लेकिन जब आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, आप देखें कि इसमें सफलता पाने के क्या तरीके हैं, कौन से रिलायबल तरीके हैं, मतलब इसमें रिलायबल कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप सोर्स डिसाइड करिए, जी, सोर्स डिसाइड करने के बाद आप उस पे लग जी। जाइए। सर आपका मीडियम कौन सा था, में से ये क्वेश्चन आपका रह गया, अच्छा, मतलब मैं इंग्लिश मीडियम मैंने अच्छा एग्जाम लिखा है। अच्छा, तो सर अभी जैसे ये बहुत बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट अच्छा है और हिंदी मीडियम में नहीं है, एंड तो आपके भाई बहन ने सबने इंग्लिश मीडियम से ही निकाला नहीं, मेरी एग्जाम? एक बहन ने हिंदी मीडियम लिखा, उनका हिंदी साहित्य ऑप्शनल भी था, अच्छा। तो उन्होंने हिंदी में किया होगा, इंटरव्यू वगैरह हिंदी में दिया था उन्होंने। पर उनको भी हम हिंदी लोग, हाँ, में उनको भी हम पॉसिबल लोगों ने है। प्रयास किया कि अंग्रेजी मीडियम में आ जाएं, हालांकि शायद समय उनका नहीं रहा, कॉन्फिडेंस और नहीं रहा होगा, कंफर्टेबल भी, जब कंफर्टेबल आप नहीं हुई बहुत होंगी, सारे इयर्स स्पेंड कर देते हैं तो आपको नहीं उस रहते। लैंग्वेज, मतलब जब आप मेंस राइटिंग की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है जिस भी लैंग्वेज में आप कॉन्फिडेंट है वही जी, लीजिए, क्योंकि आप जी। लिखने में और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में दोनों में डिफरेंस हो हाँ, गया। इसके बारे में भी देखिए, जो ये मीडियम वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक बड़ा विषय है, और इसके बारे में तो आपको कभी अलग से लंबे बात करनी। देखिए, जो लिखना है, हाँ हाँ इसमें दो तरीके का कम्युनिकेशन होगा। एक तो प्रीलिम्स है, जिसमें सिर्फ गोला, वो बिल्कुल, बबल भरने हाँ हैं, भर वो देने, तो कोई आप बात ही नहीं हुई, आपने बस आपको जो सही लगा आपने कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल। बात है मेंस और इंटरव्यू, एक है मास कम्युनिकेशन और एक है खास कम्युनिकेशन, और ये समझ, इसको जिसने समझ लिया है, अच्छा, एक मास है और एक एक खास खास है, है। जैसे सर कैसे? जो आप लिखेंगे, हाँ अब देखिए, सरकार का ज़्यादातर काम, सरकार का ज़्यादा क्या 100% काम हाँ सर, रिटन में होता रिटन में है, होता है, ठीक है। और इसीलिए आप देखें मेंस के 1750 नंबर, हाँ हाँ बोलने के सिर्फ 275 नंबर, हाँ हाँ मैक्सिमम नंबर कहाँ पे है? मेंस में। मेंस में। और मेंस का सीढ़ी पार करके ही आप इंटरव्यू आप देने इंटरव्यू, जाएंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल। ज़्यादा नंबर यहाँ पे हाँ है, हाँ हाँ और वो आप अच्छी अंग्रेजी या अच्छी हाँ, हिंदी में आपको लिखना होगा, वो है तभी आप, खास, हाँ, हाँ वो खास खास हो कम्युनिकेशन। गया, अच्छा क्योंकि हाँ सरकारी जी जो फाइलें हैं जी वो जी, ऑफिसर्स के बीच में, हाँ स्टाफ बिल्कुल से लेके बिल्कुल ऑफिसर तक बिल्कुल, घूमेंगी। एवरीथिंग सब कुछ रिटन में ही हाँ, है। और वो जो लोग पढ़ रहे हैं वे खास लोग हैं, बाबू से लेके वहाँ पे जो अंडर सेक्रेटरी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, सब खास लोग, वेल क्वालिफाइड, वेल लर्नेड, वेल वर्स्ड विद सब्जेक्ट, तो ये खास कम्युनिकेशन है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वे लोग हैं जो जीवन की भट्टी में तपे हुए लोग हैं, जो सामने आपके बैठे हैं, हाँ वो हाँ अपने हाँ, अपने क्षेत्र के कोई ना कोई एक्सपर्ट, बड़े हाँ हाँ आदमी हाँ, को बुलाया बिल्कुल जाता है, जो बिल्कुल बहुत ही उसका प्रशासनिक अनुभव, बिल्कुल। जुडिशरी में अनुभव, या और भी लोग होते होंगे, ऐसा मैंने सुना है, मैं तो कोई जानता नहीं कैसे बुलाते हैं, लेकिन हाँ, जो समझ आता है कि अपने क्षेत्र के अनुभवी, वो जीवन की भट्टी में तपा हुआ है, तो वो मास कम्युनिकेशन, कि आप लोगों से कैसे बात करेंगे, आपकी बातचीत का क्या अंदाज रहेगा, कैसे आप अपनी बात सामने वाले को बोल के बता सकते हैं। तो ये हाँ, दोनों को जो जो, समझ गया है, हाँ फिर हाँ उसको ना किसी टेस्ट सीरीज की, ना किसी मॉक हाँ की, ना कुछ किसी चीज़ की सबकी आवश्यकता ही नहीं। हाँ, वरना थोड़े देखिए, बहुत प्रैक्टिस आप अपने आप से कर सकते हैं, हाँ बाकी ये सब तो फिर वरना आप देखिए एक बिजनेस बनाया हुआ है कि जब आपका मेंस हो जाता है तो 8 10 15 इवन इंस्टीट्यूट्स हैं जो, और बच्चों को लगता भी है कि हमें सभी जगह जगह जा जा के मॉक प्रैक्टिस करनी है, सो दैट उनको कुछ नया और कुछ अलग मिल जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं, नहीं, ये है जेनजी में, आप देखेंगे फोमो, हाँ हाँ इट्स हाँ, फियर ऑफ फेयर ऑफ मिसिंग आउट, मिसिंग सब आउट, लोग कर रहे हैं, मैं नहीं हाँ कर रहा, हाँ, वो ये बहुत ज्यादा इन है सब लोगों में। लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, जी इसका जी मतलब जी, मैं पिछड़ रहा हूँ। हाँ हाँ तो ये है, लोग चले जाते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, जी जी जी, ठीक है, प्रैक्टिस कर भी लेना चाहिए, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा, या आप दिल्ली से हाँ बहुत दूर हैं, या हाँ कहीं और हैं, तो बहुत आवश्यक नहीं है। बिल्कुल। आप ये ध्यान रखिए कि एक पढ़े लिखे लोगों के बीच में आपस में बातचीत कैसे होनी चाहिए, अगर आपको ये ध्यान है तो आप अच्छे से इंटरव्यू देंगे, क्योंकि इंटरव्यू का समझे सब्जेक्ट मैटर कहाँ पे है, जो आपने लिख के दिया है वही सब्जेक्ट मैटर है बिल्कुल उसका, बिल्कुल जो बिल्कुल, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था, उसी से उसी से ज़्यादातर सारे, प्रश्न वहीं से हाँ हाँ पूछे हाँ जाएंगे। हाँ हाँ और आप बिल्कुल। अगर अच्छे अच्छे से आपने बातचीत की तो आधे घंटे 40 मिनट जनरली एवरेज मैंने देखा है, इतना इंटरव्यू लोग बताते हैं चलता है, उसी में आपका खत्म हो जाएगा, जज कर लेते हैं, उसी में हाँ आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। इवैल्यूएशन हो जाता है, बिल्कुल खैर, बिल्कुल। इंटरव्यू का इवैल्यूएशन कैसे होगा, जज कैसे होगा, वो फिर एक, वो भी एक अलग टॉपिक है, एक अलग किसी दिन आप बैठ सकते हैं, उस पर हम जी लोग जी बात जी कर सकते जी हैं। जी जी। सो सर 26 के बच्चों को फिर लास्ट लाइन आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो एग्ज़ाम है अभी 24 मई को, तो आप एक लाइन बोल दीजिए उन बच्चों के लिए सर, कि जब अभी तो जब लगभग पेपर आता हाँ है, जब उनके 2.5-3 सामने, महीने का समय बिल्कुल बचा हुआ है, आप लोग इसमें अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, पीवाईक्यू लगाइए, और सिर्फ पीवाईक्यू तक सीमित रहिए, अच्छे से उनको देखिए, उन्हीं को बार बार बिल्कुल, मल्टीपल एंगल से एनालाइज करिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का क्या आशय है, क्या वो पूछा जा रहा और है किस आपसे, किस एरिया को ज़्यादा किस कवर किस कर रहे एरिया हैं। को, और जैसे फिर कई लोग कहते हैं कि इस साल इसका वेटेज कम हो गया, हाँ इसका हाँ वेटेज ज़्यादा, हाँ अब देखिए
आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएससी ने कि प्रीलिम्स परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जीएस पेपर 1 में, जो कि इन सब्जेक्ट से आएंगे, जो भी अपने सब्जेक्ट डिफाइन कर रखे हैं। उसमें ये नहीं कहा है कि पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स के, जनरल इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चन, उसने ये नहीं कहा। ये हम लोगों ने अपने से गढ़ बना दिया। अब सपोज किसी साल ऐसा होता है कि उसने पॉलिटी का 0 कर दिया, तो आप कहेंगे तो पॉलिटी तो हटा दिया, मेरा तो बहुत स्ट्रांग था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो चूंकि आपने ये चीजें गढ़ ली, उन्होंने नहीं कहा था। यूपीएससी ने कहा भाई 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो इनमें से हो सकते, इन्हीं में से रहेंगे, और ये सही बात है, उसी में से रहता है। तो अगर आप उसको नोटिफिकेशन को आप एकदम अपना धर्म ग्रंथ मान के चलेंगे, तो आप बहुत आसानी से निकलेंगे, और इधर उधर के चक्कर में रहेंगे तो आप फिर। तो सर जैसे कि क्या इसका भी कोई पैटर्न होता है कि जब जीएस का पेपर सामने आया तो बच्चों को लगता है हमें नॉलेज तो बहुत थी, लेकिन जैसे एलिमिनेशन मेथड लगा दिया या और भी टेक्निक की बात करते हैं, या वो बोलते हैं कि पेपर देख के वो हैंडल नहीं कर पाए। सो इसके लिए सर आप एक कोई एडवाइस देना चाहें तो क्या कहेंगे कि मतलब किस तरह से एग्जाम हॉल में पेपर को हैंडल करना चाहिए? जो मेथड्स की आपने बात की, एलिमिनेशन मेथड है, प्रोस्पिरेशन मेथड है, पता नहीं क्या क्या तमाम यूट्यूब पे मैंने भी देखा है। जी। इस तरह ये सब क्या है, वो गिमिक्स है। और गिमिक्स में आप हो सकता है एक आध बार निकल जाए, पर फॉल्टर करेंगे, डेफिनेटली फॉल्टर करेंगे। ये एग्जाम ज्ञान का एग्जाम। अगर आपको ज्ञान है तो ये सब मेथड्स भी तभी काम करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। अगर आपको ज्ञान है तो ये सब मेथड तभी काम करेंगे। आप ये सब मेथड्स ज्ञान का रिप्लेसमेंट है। आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, और बहुत सारा पेपर आपको अपनी नॉलेज, अपनी विजडम, उसके दम पे आपको कर लेना चाहिए, तभी ये सब मेथड्स भी कुछ अगर काम करते होंगे तो। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि ये सब काम करता है। और दूसरा आपने क्या पूछा, मैं दूसरा पार्ट बस एग्जाम हॉल में पेपर आया तो बहुत बच्चे पैनिक कर जाते हैं, लाइन से अगर 10 क्वेश्चन नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखें, अगर एक लार्जली 100 क्वेश्चन को आप देखें तो उसमें 25 प्रश्न करीब ऐसे रहेंगे जो आसान रहेंगे, 25 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो बहुत ही मुश्किल रहेंगे। मतलब वो अच्छे, जैसे अभी हमने एक आपको उदाहरण दिया था थोड़ी पहले कि साइंस टेक का ऐसा क्वेश्चन आएगा जो साइंस के बैकग्राउंड और बीटेक के बैकग्राउंड वाले बच्चे को नहीं मालूम होगा कि ये कहाँ से आया। बिल्कुल। अब वो बिना अपने ईगो को सामने लाए वो बगल से निकल जाएगा। तो 25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत ही मुश्किल है, मतलब वो आपको समझ नहीं, और आपने पढ़ा नहीं, और आपको छोड़ देना चाहिए। आपने पढ़ा नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। आप वो तो मैं बाद में क्या करना है ये मैं बाद में बात करूंगा। वो 25 ऐसे आएंगे जो आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने देखा भी नहीं, वो सारी चीजें। और 50 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने पढ़ा तो होगा, देखा तो होगा, लेकिन वो उस रूप में नहीं आएगा जिसमें आपने देखा है। 25 आपके जो सही, जो आसान वाले थे, उसमें से तो आपका गलत होना नहीं चाहिए। अगर उसमें से एक भी गलत हो रहा है तो आपको, चाहे यूपीएससी आपसे हाथ जोड़ ले, चाहे आप यूपीएससी से हाथ जोड़ लीजिए, आप अपना रास्ता बदलिए। ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप रास्ता बदलिए, आप गलत दिशा में आ गए। और जो 50 है उसमें से आप एक एक क्वेश्चन सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए, उसको एनालाइज करते हुए, गलत ऑप्शंस को काटते हुए आगे बढ़िए। इसमें कुछ गलतियां तो निश्चित रूप से होंगी, हम सभी ह्यूमन हैं, ह्यूमन एरर्स हमसे होती हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो ये होता है 75 इंटू 2 150। शायद ही हाल फिलहाल में मैंने देखा है कि 80 90 से 100 के अंदर ही कट ऑफ, 89 85, अभी लास्ट तो 75 तक भी गया है, कट ऑफ जा रहा है। तो अगर आप सिर्फ इन दोनों को देख लें, इन दोनों को सुनिश्चित कर लें, तभी आप 150, लेकिन मैं फिर भी ह्यूमन एरर है, सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व है, बिल्कुल 125 भी अगर आप कर दें तो सेफर साइड में, सेफर नहीं, मच कंफर्टेबल साइड में। मतलब एग्जाम देने के अगले दिन आपको ये मालूम है कि मुझे मेंस लिखना है, अपना आप राइटिंग प्रैक्टिस, कहीं कुछ आपको ज्वाइन करना है, कुछ अपना शॉर्ट क्रैश कोर्स, शॉर्ट कोर्स जैसा कुछ करना है, आप शुरू कर सकते हैं। और मन में इस चिंता और भय और इस स्विंग से मुक्त कि मेरा होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, वो इंस्टीट्यूट तो इतना बता रहा है, वो तो इतना बता रहा है, इस सब से परे, इस सब से मुक्त आप अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। जबकि अभी मैंने वो जो 25 थे जो कठिन वाले हिस्से थे, उसकी मैं आज तो बात नहीं करूंगा क्योंकि समय कम, जी समय कम, मतलब एग्जाम में समय कम। बिल्कुल उन 25 पे अभी हमने बात ही नहीं किया, उनको भी करना है हमको, क्योंकि यूपीएससी ने मना नहीं किया, यूपीएससी ने नहीं कहा कि ये कठिन प्रश्न है, ये हमारा अपना डिजाइन। अब जब हमने डिजाइन किया है तो हम ही उसका मेथड भी, हमने प्रॉब्लम जनरेट किया है, प्रॉब्लम कैटेगराइज किया है, तो सोल्यूशन भी हम कैटेगराइज जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे वो फिर कभी बताएंगे, लेकिन वो तब जब आपके ये 75 आप इस पे कंफर्टेबल हो जाए। सर आपको नहीं लग रहा कि अभी जो जीएस का कट ऑफ लास्ट 3 to 6 ईयर से मतलब डाउन हुआ है, जैसे 2016 में शायद 116 था, सो ये सी सेट भी एक रीज़न बना हुआ है अभी?
हाँ, सीसैट बड़ा मुश्किल हो गया है। सीसैट जी। में लोग बहुत ही लड़खड़ा रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छे-अच्छे लोग इसमें फ़ॉल्टर कर जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। इवन कि बीटेक के लोग भी हाँ, पहले जितना पहले कंफर्टेबल थे, जितना कंफर्टेबल। अब उतना कंफर्टेबल नहीं जी, फ़ील कर जी। रहे और मेहनत कर रहे हैं। ये भी बात सही है, अच्छी बात है, मेहनत हुँ, करनी चाहिए। हुँ, जहाँ पे आपको नहीं आता, बीटेक के आदमी को आप देखेंगे उसका कोई ईगो नहीं है। अगर उसको हुँ, नहीं आता है तो उसे मेहनत करने को तैयार। हाँ, हाँ, वो हाँ, ये ईगो नहीं लेगा कि मैं तो हाँ, साइंस बैकग्राउंड का हूँ, मैं ये कैसे हाँ, कैसे नहीं लॉजिकल हुआ? रीज़निंग करूँ, सिंपल मैथमेटिक्स मैं क्यों हाँ, लगाऊँ, उसको हाँ, उसको रिज़ल्ट चाहिए, वो हाँ, ये करने को भी तैयार है। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा बात, जिनको नहीं आता है, हुँ, उनके लिए मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ उसमें पोर्शंस को पकड़िए। उसमें हुँ, भी आप देखते होंगे 3-4 मेजर पोर्शंस हैं, जो कि हुँ, सिलेबस में वेल डिफाइंड भी हैं। हुँ, उसमें भी 200 में 66 नंबर लाने हैं। बिल्कुल। तो मान लीजिए 100 नंबर हुँ, तक का जो हिसाब-किताब है, उसको हुँ, आप पकड़िए, हुँ, हुँ, उसमें हुँ, ज़्यादा मेहनत करिए, बाकी को हुँ, छोड़ दीजिए। हुँ, हुँ, बाकी जो आपको सबसे कठिन लगता हुँ, है, हुँ, उसको हुँ, छोड़ दीजिए। जो हुँ, आपको 2 या 3 पोर्शन सबसे आसान लगते हुँ, हैं, हुँ, रिलेटिवली उनको बिल्कुल, बिल्कुल। पकड़िए, उनमें मेहनत करिए और जितनी रिक्विज़िट है, हुँ, रिक्वायरमेंट है, हुँ, उतने आप नंबर लेके आइए। हुँ, हुँ, अदर और लेकिन हाँ, ये बात सही है आपकी कि कई लोग, कई अच्छे कैंडिडेट वो सीएसएटी की वजह से रह जा रहे हैं। हुँ। सिविल सर्विस क्योंकि एप्टीट्यूड। उन्हें लगता है ना दे आर इंजीनियर तो उनको लगता है ये तो हम कर ही लेंगे जी, जी। और वो बस उसकी प्रैक्टिस नहीं करते या एक बार भी जो यूपीएससी कंडक्टेड पेपर भी है नहीं लगा के देखते हैं कि उनका स्कोर बन कितना रहा है बन रहा है। तो उन्हें लगता है कि जब हम एग्जाम में जाएंगे वहीं देख लेंगे हाँ, तो नहीं, जो ये जो उनका आर्ट्स एक के भी जो आर्ट साइड से पढ़े हैं या ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट से पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, उनमें भी कई अच्छे कैंडिडेट हैं जिनको मैं जानता हूँ मैं। हम्म अच्छे कैंडिडेट मतलब मेरी नज़र में वो भी अच्छे हैं, उनका भी ज्ञान का लेवल अच्छा है। वो भी सीएसएटी की वजह से वो उनको रुक रहे मेंस हैं लिखने या इंटरव्यू देने का ही मौका हाँ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे भी लोगों के लिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो इस स्ट्रेटजी पे काम करें। और अगर और कुछ जानना चाहें, देखिए, अगर जानने को तो बहुत चीज़ें हाँ हैं, हाँ हाँ और कुछ जानना चाहें तो फिर आपसे संपर्क करें। बिल्कुल बिल्कुल सो थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूबल पॉइंट्स इससे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो 26 अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको बहुत सारा हेल्प होगा और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है जीएस से पेपर 1 से रिलेटेड पेपर 2 से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर 2026 एग्जाम